तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था एम्परर कैंग्यू की तरफ से सुंगी सेक्ट में कुछ लोग आए होते हैं। वही मून किंग सेंजिंग से अपने कॉन्ट्रैक्ट बना रहे होते हैं और तभी सेंजिंग भी उस पे एग्री कर जाती है। तभी मून किंग बोलते हैं चलो एक बार देखते हैं कि आगे सेंजिंग की हिस्ट्री क्या रही है। ये बोलते अपने बुक ऑफ मून को बाहर निकाल लेते हैं। तभी उन्हें नोटिफिकेशन आता है कि आप इतने लेवल पे नहीं कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जा सके, इसी वजह से कुछ इन्फॉर्मेशन हिडन रहेगी। जो सेंजिंग है वो एक मून लाइट सुप्रीम बीस्ट है और ये कंप्लीट होती है अपने 7 स्ट्रिंग से, जो कि इसका कवर है। हालांकि इस दुनिया में 7 वेपन टाइप सुप्रीम बीस्ट है, जिनमें से 7 स्ट्रिंग के साथ में सेंजिंग काफी ज्यादा पावरफुल है और 7 स्ट्रिंग के पास में 7 अलग अलग टाइप की एबिलिटीज है और 7 स्ट्रिंग के साथ में सेंजिंग का लेवल अप हो जाता है। और 20,000 साल पहले सेंजिंग और 7 स्ट्रिंग ने मिलके 12 होली पैलेसेस में से एक से फाइट करी थी, जिसका की नाम था ट्विन वॉर्म्स, और उन लोगों ने ट्विन वॉर्म्स को हरा दिया था। लेकिन उस फाइट के बाद में सेंजिंग की आंख 10,000 साल बाद खुली और उस टाइम पे जो 7 स्ट्रिंग थी वो अभी भी सो रही थी और फिलहाल 7 स्ट्रिंग ईस्टर्न रीजन के अंदर है। तभी मून किंग को वार्निंग दी जाती है कि आप अभी इतने पावरफुल नहीं है कि आप 7 स्ट्रिंग के लिए ईस्टर्न रीजन से फाइट कर सके, और जब तक आपके पास एम्परर लेवल का बीस्ट नहीं आएगा तब तक आप क्वालिफाइड नहीं है। तभी मून किंग सोच रहे होते हैं क्या ईस्टर्न रीजन के पास में कोई ओवरलॉर्ड टाइप का बीस्ट है और क्या मेरे लिए 7 स्ट्रिंग को पाना इतना तो मुश्किल होने वाला है। तभी मून किंग सेंजिंग से बोलते हैं कि 7 स्ट्रिंग अभी ईस्टर्न रीजन के अंदर है, लेकिन अगर हमको वो चाहिए तो हमको आइस फेदर टियालिन क्वीन से फाइट करनी होगी। और टियालिन क्वीन का नाम सुनते ही सेंजिंग काफी डर जाती है और वो पीछे मुड़ते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकती। वही जो मून किंग होते वो सोच रहे होते मेरी जो सिंगी सेक्ट है वो बिल्कुल भी टियालिन क्वीन से फाइट नहीं कर सकती और टियालिन क्वीन तो इतना पावरफुल है कि उसके सामने एम्परर कैंग्यू तो कुछ भी नहीं है। हालांकि मैंने इसे प्रॉमिस किया है कि मैं इसको 7 स्ट्रिंग 3 साल में लाके दूंगा, लेकिन पता नहीं इतने पावरफुल अपोनेंट को मैं कैसे हराऊंगा 3 साल के अंदर। लेकिन मैं सेंजिंग को देखते हुए ये तो बता सकता हूँ कि ये फिलहाल काफी ज्यादा अकेली है और चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उसको वापस लाना ही होगा। तभी यूनो किंग फिर से बोलते हैं प्लीज मुझे 3 साल दे दो, और ये बोलने के बाद में सेंजिंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है। तभी मून किंग बोलते हैं आखिर मैंने क्या बोला। तभी मून किंग बोलते हैं मैंने अभी जो तुमसे बोला क्या तुम मुझे बिलीव करती हो। तभी सेंजिंग पहली बार बोलती है सू लियांग मून गॉड मोर्फो की तुम्हारे ऊपर ब्लेसिंग है, इसी वजह से मुझे भी तुम्हारे ऊपर भरोसा है, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ कभी आती ही नहीं, और इसी वजह से मैंने अपनी आंखें खोली और मैं नींद से जागी हूँ। ये सुन के मून किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो सोच रहे होते हैं कि ये बात कर सकती है लेकिन फिर भी इसने कभी बात नहीं करी, यहाँ तक इसने पहले मुझे मारने की कोशिश करी है। अगर डियर नहीं होती तो मैं पक्का मारा जाता, लेकिन चलो इस मैटर को अब खींचने का कोई मतलब नहीं है। फिर मून किंग वहां जाते हुए बोलते तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारा जो ये ड्रीम है मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। फिर मून किंग बोलते लेकिन अगर मैं तुम्हारे 7 स्ट्रीम को लेके आ जाता हूँ तो तुम क्या करोगी। तभी सेंजिंग बोलते अगर तुम मेरे लिए इतना कुछ बड़ा करोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन बिना 7 स्ट्रिंग के जो मेरी बॉडी वो आदि है इसी वजह से मैं बच्चा नहीं कर सकती। और ये सुन के मून किंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो सोच रहे होते तो सीरियस हो गई। तभी सीन चेंज होता है, मून लाइट बीस्ट कंट्रोल अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एम्परर कैंग्यू के लोग आए होते हैं और वो लोग काफी गुस्से में बोल रहे होते हैं तुम हमें वापस आने के लिए कैसे बोल सकती हो। और हम देखते हैं उनके सामने एक ब्लैक हेयर लड़की खड़ी होती है जो कि बोल रही होती है क्या तुम लोग बहरी हो, मैंने तुम लोगों को बोला ना ऐसे वापस चले जाओ, और क्या तुम लोगों को नहीं पता कि हमारे ऊपर एम्परर कैंग्यू ने एक वॉर डिक्लेयर कर दी है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो यहाँ पे आके ऐसे फ्रीली घूमने की। तभी हम देखते हैं प्ले वाली लड़की कुछ बोल ही रही होती है लेकिन उसकी लीडर उसको रोक देती है और कहती है कि ये इसका घर है, तुम इसको चुपके से मार तो सकती हो लेकिन इसको डांट नहीं सकती, और ये यहाँ की एम्परर की डिसेंडेंट है, तो इसको बोलने से पहले काफी कुछ सोच समझ के बोलना, क्योंकि अगर तुमने इसको कुछ भी किया तो एम्परर कैंग्यू भी हमको नहीं बचा पाएंगी। फिर लीडर आगे बढ़ते हुए बोलती है क्या तुम्हारा नाम बाई सेंगजी है, क्या तुम बायू एम्पायर की 7th प्रिंसेस हो, और हम मानते हैं कि तुम्हारे पास में होली मून बॉडी है, लेकिन अभी तुम्हें कम से कम 10 साल लगेगा हमसे फाइट करने में, तो प्लीज हम लोगों से टक्कर मत लो। वही जो पिली है वाली लड़की होती है वो सोच रही होती है इस लड़की के पास में होली मून बॉडी है और ये तो मिलियंस ऑफ ईयर के बाद में किसी के पास एक ही बार में आती है, और जो मून लाइट बीस्ट होते हैं उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वो दिन के टाइम में कमजोर हो जाते हैं, लेकिन जिनके पास में होली मून बॉडी होती है वो इस कमजोरी को दूर कर सकते हैं और वो दिन के टाइम में अपने बीस्ट की फुल पावर को बाहर निकाल सकते हैं। तभी 7th प्रिंसेस बोलती है आंटी तुमने मेरे को मार सकते हो या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन ये जो बिल्डिंग है उसको मेरे बायू एम्पायर ने स्पॉन्सर किया है, तो इस बिल्डिंग में तुम्हें मुझे रहने देना या नहीं ये मेरी मर्जी है, और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग जाकर रोड पे सो, मैं तुम्हें हमारी बिल्डिंग में वेलकम नहीं करूंगी। तभी लीडर गुस्सा होते हुए बोलती है बच्चे तुम ज्यादा मत बोलो, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे काफी सारी एनर्जी रिलीज होती है और वहाँ पे वही रैबिट वाली लड़की आती है जो कि मून किंग से बात कर रही होती है। तभी वो लड़की बोलती है अगर तुम लोग बैटल ऑफ किंग से पहले फाइट करोगे तो तुम्हें मून गॉड फेस्टिवल से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और 7th प्रिंसेस इन सभी को बिल्डिंग के अंदर आने दीजिए, ये हमारे मून किंग का ऑर्डर है।
तभी वो लीडर बोलते तुम तो सुंगी सेट के टॉप डिसाइडर में से एक हो ना। और रैबिट वाली लड़की बोलती है 7th प्रिंसेस सभी को अंदर आने दीजिए। और 7th प्रिंसेस हंसते हुए बोलती है ठीक है सिस्टर रैबिट। फिर हम देखते हैं 7th प्रिंसेस ऑफ रैबिट ने उन सभी को अंदर ले लिया होता है। और 7th प्रिंसेस बोल रही होती है सिस्टर रैबिट आखिर आपकी रैंक क्या है। तभी सिस्टर रैबिट बोलती है मेरी क्लास में मेरी रैंक है 2nd। तभी 7th प्रिंसेस बोलती है मैं अपनी क्लास में 12th रैंक पे हूँ और मैं जल्दी अपने क्लास की चीफ बन जाऊंगी। उसके बाद मैं इतनी क्वालिफाइड होंगी कि मैं आपको भी चैलेंज कर सकूं। और अगर मून किंग अपनी ये से 3-4 साल छोटे होते तो मेरे बॉयफ्रेंड बन जाते और हमारा जो बच्चा होता है स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड लाइन वाला बच्चा होता। तभी रैबिट बोलती है हाँ मैं वेट करूंगी आप मुझसे कब फाइट करेंगी। और वो जाते हुए सोच रही होती है ये लड़की काफी ज्यादा एरोगेंट है, भले इसके पास होली मून बॉडी है लेकिन ये मेरे बराबर आने के बारे में कैसे सोच सकती है। चलो जो भी है लेकिन फुल मून के दिन पता चल जाएगा कि आखिर इसके पास कितनी पावर है। तभी सीन चेंज होता है, बाहर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं 9 प्रिजनर में से एक मून टेल फॉक्स एक पेड़ के पीछे छुपा होता है और वो कह रहा होता है कभी भी एक गार्ड्स मेरे ऑरा को नहीं ढूंढ पाएंगे। और हम देखते हैं वो अपने साथ में हुआन क्वान के एक बंदे को भी लेके आई होती है और जो हुआन क्वान का बंदा होता है वो बोल रहा होता है ज्यादा मत बोलो, यहाँ मून किंग रहते हैं पता नहीं वो हम पे कब अटैक कर दे। तभी मून टेल फॉक्स बोलते हैं तुम्हारी रियल बॉडी तो यहाँ पे है भी नहीं, तुमने अपने सिर्फ 5% बॉडी को यहाँ पे भेजा है फिर भी तुम इतनी एक्टिंग कर रहे हो। और सच में मुझे वेट है कि आखिर कौन जीतने वाला है क्योंकि जल्दी ही ब्लैक मून सेक्ट और मून किंग की फाइट होने वाली है। और आज तक किसी ने भी मून किंग के पेट बीस्ट को नहीं देखा और आज उसको देखने का मौका है। और अगर वैसे भी देखा जाए तो वो सिर्फ एक 1 स्टार बीस्ट मास्टर है, क्या सच में वो एक एम्परर लेवल के बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है। फिर मून टेल फॉक्स बोलती है आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। तभी हुआन क्वान बोलता आखिर मैं कुछ बोल कैसे सकता हूँ, 1 स्टार बीस्ट मास्टर होने के बावजूद भी वो इंसान इतना पावरफुल है, अगर वो लेवल अप करता है तो हो सकता है उसे कोई टच भी ना कर पाए। और तुम्हें पता है मून किंग यहाँ पे गॉड का भेजा हुआ एक एंजल है। तभी मून टेल फॉक्स बोलती है तुम्हारे कहने का मतलब है गॉड का एजेंट, और अगर वो भगवान का दूत है तो वो कभी भी नहीं हारेगा क्योंकि उसको भगवान देख रहे हैं और उसको अपनी ब्लेसिंग भी दे रखी है। और अगर भगवान का दूत होने के बावजूद भी अगर वो फेल हो जाता है तो भगवान उसे क्यों ही देखेंगे। तभी हुआन क्वान बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, इसी वजह से तो इतना पावरफुल भी है और हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि आखिर वो बंदा क्या कर सकता है। और तुम्हें पता है हमारा जो हुआन क्वान फ्रैक्शन है उसके अंदर कुछ एंशिएंट रिकॉर्ड्स है और उसमें गॉड के द्वारा भेजे गए एंजल के बारे में लिखा हुआ है जिसमें से एक होता है अपोस्टल और एक होता है कंटेनर। जो कंटेनर्स होते हैं वो कहते हैं कि वो जो भी कुछ करते हैं वो गॉड के गाइडेंस पे करते हैं और वो बिल्कुल किसी गेम में मेन क्वेस्ट के पाने के बराबर होता है। वही जो अपोस्टल होते हैं या गॉड के द्वारा भेजे गए मैसेंजर होते हैं वो गॉड के वेसल होते हैं और आज तक बहुत ही कम अपोस्टल हुए हैं। हालांकि उनका मानना तो ये भी है कि वो गॉड का पार्ट बन चुके हैं और उनके सपने में गॉड आते हैं। और तुम्हें पता है जब मैं मून किंग से मिली थी तब उन्होंने मुझे क्या कहा था, जो उन्होंने मुझसे उस दिन कहा था वो सुन के मैं आज भी हिल जाती हूँ। आगे हम देखते हैं मून किंग को जो कि एक बिल्डिंग के टॉप पे खड़े होते हैं और तभी उनके ऊपर एक अटैक होता है जिसकी वजह से वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं ये अटैक किया होता है एंटेलोप ने। तभी एंटेलोप कह रही होती है ये अटैक करना काफी ज्यादा मुश्किल था, यहाँ तक कि इस अटैक को करने के लिए मुझे अपना कुछ लाइफ स्पेन भी देना पड़ा और पक्का से वो इसे ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। फिर एंटेलोप पास में खड़े ब्लैकवेल को बोलती है तुम्हारी हेल्प करने के लिए शुक्रिया, क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो मैं कभी भी मून किंग के इतना पास नहीं आ पाती। फिर ब्लैकवेल बोलता है लॉर्ड एंटेलोप हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। फिर एंटेलोप बोलती है हम ऐसे क्यों ही निकलेंगे, हमने मून किंग को हराया है और मून किंग के ऊपर गॉड की ब्लेसिंग से वो उनको देखा करते थे और क्योंकि मैंने मून किंग को हरा दिया इसी वजह से गॉड मुझको देखेंगे। लेकिन तभी वो बिल्डिंग की टॉप पे देखती है और वो देखती है कि मून किंग बिल्कुल सही सलामत खड़े होते हैं और मून किंग कह रहे होते तो काफी अच्छी बात है कि मेरे पास मून इन लैक है, कम से कम ऐसे सरप्राइज अटैक से मैं बच तो सकता हूँ। तभी मून किंग सेंसिंग को बाहर निकाल लेते हैं और कहते हैं जिसने भी ऐसा किया है उसको जाके खत्म कर दो। और ये देख के एंटेलोप काफी ज्यादा घबरा गई होती है और वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाती है और उसने अपने बीस्ट और ब्लैकवेल को पीछे छोड़ दिया होता है। तभी ब्लैकवेल बोलता है लॉर्ड एंटेलोप आप कहाँ चली गई। साथ ही वो सोच रहा होता है उस कमी ने अपने पेट बीस्ट को भी छोड़ दिया और तभी एंटेलोप का बीस्ट एक सील क्रिएट कर देता है और मून किंग ने उन लोगों की तरफ काफी खतरनाक अटैक करवा दिया होता है जिससे कि एंटेलोप का पेट बीस्ट और वो ब्लैकवेल खत्म हो गए होते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एंटेलोप को जो कि सिटी से बाहर आ गई होती है और वो कह रही होती है तो काफी अच्छी बात है कि मैं सिटी से 100 किलोमीटर बाहर आ गई, कम से कम मैं यहाँ पे सेफ तो रहूंगी। और हम देखते हैं जैसे एंटेलोप पीछे मुड़ती है वो देखती है उसकी तरफ काफी खतरनाक अटैक आ रहा होता है जो कि सेंजिन ने किया होता है और रोते हुए कह रही होती है लगता है यही मेरा अंत है। तभी सीन चेंज होता है बैटल ऑफ किंग के अरीना का सीन दिखा जाता है। हम देखते हैं जाओजी को जो कि स्ट्रीम कर रही होती है और वो कह रही होती है फाइनली सेक्रीफाइस का बैटल स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे इसको भी पैसा लगाना है, वो अपने प्लेस में पैसा लगा सकता है। तभी वो अपने व्यूवर्स को देखते हुए बोल रही होती है ये स्ट्रीम तो काफी ज्यादा हिट चल रहा है, यहाँ पे रेगुलर से 100 गुना ज्यादा व्यूवर्स आ रखे हैं
और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि आज सभी लोगों को मून किंग का पेट भी देखने को मिलने वाला है। अभी वही के अंदर की एक लड़की बोलती है आखिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी तो यहाँ पे फुल मून आया भी नहीं है, और अगर हम लोग फुल मून के अंदर में फाइट नहीं कर रहे तो आखिर हम लोग अपनी पूरी पावर को यूज कैसे करेंगे। तभी उनके लीडर बोलती है कॉन्फ्रेंस और बैटल ऑफ किंग इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ तक ये मून गॉड फेस्टिवल भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पे एम्प्रेस की फाइट को देखना और यहाँ से जिंदा लौटना, क्योंकि एम्प्रेस की फाइट को देखने के बाद में उस तबाही में बचना काफी ज्यादा मुश्किल है। साथ ही उस लीडर की नजर 7th प्रिंसेस पे आती है, जिसको देखते हुए सोच रही होती है मुझे इस चूहिया को अपने हाथों से हराना है, बस मुझे इसे फाइट करने का मौका मिल जाए। और ये तो काफी अच्छी बात है कि अभी ये बड़ी नहीं हुई, क्योंकि अपनी फुल मून बॉडी का यूज करते हुए फ्यूचर में काफी ज्यादा आगे बढ़ने वाली है। तभी वहाँ पे अनाउंसर अनाउंस करती है कि आप सभी लोगों का यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए शुक्रिया। मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे रूल्स बता देती हूँ। सबसे पहला रूल, जो कंटेस्टेंट होगा वो 20 साल से छोटा होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि आपका जो पेट बीस्ट है वो आपको फाइट करने से पहले ही बुलाना होगा, क्योंकि बैटल करते वक्त अपने पेट बीस्ट को समन करना रूल से खिलाफ है। और तीसरी चीज ये कि कोई बंदा कभी भी अपनी हार एक्सेप्ट कर सकता है। और चौथी चीज ये कि आप में से कोई भी ऑडियंस के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। तो चलो ठीक है, अब इस कंपटीशन को ऑफिशियली स्टार्ट किया जाता है। और तभी हम देखते हैं उस अनाउंसर के पास में 7th प्रिंसेस आती है और वो कहती है आंटी मैं रेडी हूँ, क्या मैं फाइट करने के लिए जा सकती हूँ। तभी अनाउंसर कहती है नहीं, अभी फुल मून नहीं आया है और तुम टेंशन मत लो, क्योंकि फ्यूचर में तुम ही होगी जो कि एम्परर केंग्यू को हराने में मून किंग की हेल्प करोगी। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मून किंग को जो कि बिल्डिंग के टॉप पे खड़े होते हैं, साथ ही सोच रहे होते हैं लगता है बैटल स्टार्ट होने वाला है। लेकिन ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं हमारे आसपास बहुत सारे एम्परर लेवल के पेट बीस्ट की ऑरा को फील कर सकता हूँ। वो पक्का से यहाँ पे बहुत ही शानदार फाइट देखने के लिए आए हैं और सबसे ज्यादा जरूरी मेरी और ब्लैक मून सेट की फाइट देखने के लिए आए हैं। तभी सेंसिंग बाहर आते हुए बोलती है सुलियन क्या तुम वो फील कर सकते हो। तभी मून किंग बोलते क्या तुम एम्परर पेट बीस्ट की बात कर रही हो। तभी सेंसिंग बोलती है नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, जो गॉड्स है उन लोगों ने तुम्हें देखना स्टार्ट कर दिया है। तभी सीन चेंज होता है, हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एक बंदे को जो कि हार गया होता है और वो कंपटीशन में डिस्क्वालीफाई हो गया होता है और उसको निकालने वाली वो पीली बाल वाली लड़की होती है। तभी वो कह रही होती है जो लुंगी सेट के लोग है वो काफी ज्यादा वीक है, मैं उन लोगों को सोते हुए भी हरा सकती हूँ। फिर वो अपने साथी से बोलती है आखिर मेरी कौन से नंबर फाइट होने वाली है, और उसकी दोस्त बोलती है ये तुम्हारी 5वीं फाइट होगी। तभी वो लड़की बोलती है चलो ठीक है, देखते हैं इस बार मेरा कौन अपोनेंट होगा। ये बोलते हुए फिर से अरीना में आ जाती है और वो कह रही होती है क्या यहाँ पे बायो एम्पायर में से किसी में भी इतना दम नहीं है जो मेरे से फाइट कर सके। और ये सुनते हुए 7th प्रिंसेस को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो जाने का ट्राई करने लगती है, लेकिन तभी अनाउंसर उसको रोकते हुए बोलती है अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है। तभी हम देखते हैं साइड से एक बटलर निकलते हुए बोलता है 7th प्रिंसेस आप टेंशन मत लीजिए, इसको तो मैं ही संभालूंगा और आपको मैं देख के वीक लग रहा हूँ लेकिन मैं अपने जमाने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसको हराने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। फिर हमें 5 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, वो बटलर काफी बुरी तरीके से हार गया होता है और पीले वाली लड़की बोल रही होती है तुम तो काफी ज्यादा वीक निकले। तभी हम देखते हैं उस लड़की ने अपने 2 सुपर लेवल के बीस्ट को बाहर निकाल रखा होता है। फिर वो पीले वाली लड़की बोल रही होती है सच में काफी ज्यादा मजा आया इन कमजोर बायो एम्पायर के लोगों को हरा के। और ये सुनते ही 7th प्रिंसेस अरीना में चली जाती है। तभी वो अनाउंसर बोल रही होती है अभी फुल मून नहीं आया, अभी रुक जाइए। तभी 7th प्रिंसेस बोलते तुम टेंशन मत लो, मैं इनको संभाल लूंगी। तभी वो पीले वाली लड़की बोलती है बच्चे क्या तुम सच में फाइट करने वाली हो। तभी 7th प्रिंसेस बोलते तुम्हारे पास इतना बात करने का टाइम नहीं है, फुल मून आने वाला है और तुम्हें नहीं पता अगर फुल मून आ गया तो मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगी। और सच में तुम साउदर्न टेरिटरी वाले का मुंह बंद करने की तो मेरे इसमें कब से तलब लगी हुई थी और आज फाइनली वो दिन आ गया। और ये सारी बातें सुन के वो पीले वाली लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। तभी वो कह रही होती है आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी उस पीले वाली लड़की की लीडर सामने आती है और कहती है अब से मैं तुम्हारी सब्स्टिट्यूट फाइटर, तुम पीछे हट जाओ। तभी वो पीले वाली लड़की बोलती है ये तो एक बच्ची है, आखिर आप खुद से फाइट क्यों करने आई है। लेकिन तभी उस पीले वाली लड़की के दिमाग में आता है शायद से लड़की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और फ्यूचर में हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती हो, इसी वजह से लीडर इसको मारना चाहती है ताकि फ्यूचर में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तभी वो पीले वाली लड़की बोलती है लीडर आप कुछ भी सोचिए, लेकिन अभी जो आपने किया वो काफी ज्यादा एरोगेंट था। लेकिन तभी जो लीडर होती है वो काफी ज्यादा गुस्से से उस लड़की को देखती है और जो लीडर होती है वो सोच रही होती है इस बच्ची में कुछ तो अलग है और इसी वजह से मैंने वही को पीछे कर दिया ताकि वो कहीं इस मून गॉड फेस्टिवल के स्टार्टिंग में एलिमिनेट ना हो जाए। तभी 7th प्रिंसेस बोलती है तुमने काफी अच्छा समझदारी का काम किया है, अगर वो लड़की मेरे से फाइट करती तो वो पक्का से हार जाती।
तभी वही बोलते इस बच्चे के ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। फिर हम देखते जो लीडर होती है उसने अपने पेट बीस्ट को बाहर निकाल दिया होता है, जिसमें होती है मून लाइट सुप्रीम बीस्ट लिंजू, दूसरा होता है मून लाइट सुप्रीम बीस्ट फ्लोटिंग वाटर और तीसरा होता है प्लांट टाइप सुप्रीम बीस्ट पीच स्काई। फिर लीडर बोलते हैं क्या तुम अपने पेट को समन नहीं करोगी और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कंपटीशन के स्टार्ट होने से पहले ही डर गई हो। तभी सेवंथ प्रिंसेस बोलती है मेरे पेट के बाहर निकलने का तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। तभी वही कह रही होती है आखिर लड़की क्या कर रही है। तभी लीडर बोलते तुम्हें जितना डिले करना है तुम कर सकती हो। फिर सेवंथ प्रिंसेस अपने पास से एक पिल निकाल के खा लेती है और वही कह रही होती है ये लड़की अभी ड्रग्स क्यों ले रही है, ये तो गलत है ना। तभी वो लीडर बोलते ये पिल कोई बूस्टिंग पिल नहीं है, ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल सी पिल है जो कि बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। तभी वो लड़की बोल रही होती है हो सकता है ये लड़की अपने रियल में फंसी हुई हो और इस बटन का यूज करते हुए अपने आप को ब्रेक थ्रू करना चाहती हो। तभी हम देखते हैं सेवंथ प्रिंसेस का ब्रेक थ्रू हो जाता है और अब वो 4 स्टार बीस्ट मास्टर बन गई होती है। तभी बुई के अंडर की एक लड़की बोलती है इस लेवल पे होके 6 स्टार के एक मास्टर को हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी सेवंथ प्रिंसेस बोलती है मैंने अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया है। ये बोलते हुए वो अपने बीस्ट को बाहर निकाल लेती है, जिसमें पहला होता है ब्राइट मून सोल जो कि एक मून लाइट सुप्रीम बीस्ट होता है और दूसरा होता है न्यू मून सॉन्ग जो भी एक सुपर लेवल का बीस्ट होता है। और उन बीस्ट को देखते हुए लीडर बोल रही होती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इन बीस्ट के साथ मुझे हरा सकती हो? सच में पता नहीं क्यों तुम इतने कमजोर बीस्ट के साथ में इतना फुदक रही थी। लेकिन तभी जो सेवंथ प्रिंसेस होती है वो हंसने लगती है और वो कह रही होती है लगता है तुम साउदर्न रीजन वालों को बिल्कुल भी होली बॉडी के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम जल्दी ही समझ जाओगी कि आखिर तुम जैसे ऑर्डिनरी पर्सन और मेरे जैसे स्पेशल पर्सन में क्या अंतर होता है। और जैसे ही वो लीडर ध्यान से देखती है उसके पास में ब्राइट मून सोल आ गई होती है और ब्राइट मून सोल ने काफी खतरनाक स्लैश भी लगा दिया होता है और वहाँ पे हुई तबाही को देखते हुए वही बोल रही होती है क्या सच में एक 4 स्टार बीस्ट मास्टर की पावर है और इसे तो अभी तक अपने कॉमेडी स्किल को भी यूज नहीं किया। तभी उसके पास वाली लड़की बोलती है टेंशन मत लो, ये तो बस अभी शुरुआत है। और हम देखते हैं पीछे स्काई ने लीडर को बचा लिया होता है। इस बात से ब्राइट मून सोल काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए लगातार अटैक करने लगती है और वहाँ पे इतना फोर्स रिलीज हो रहा होता है कि वहाँ पे कोई भी उसको संभाल नहीं पा रहा होता। तभी लीडर बोल रही होती है तुम तो मुझे खरोच भी नहीं दे पाई। ये बोलते वो ब्राइट मून सोल पे काफी खतरनाक अटैक करती है। तभी हम देखते हैं ब्राइट मून सोल कॉर्नर में हो गई होती है। फिर हम देखते हैं लिंजू आगे बढ़ते हुए ब्राइट मून सोल को अपने क्रिस्टल में कैद कर लेता है और जब वो उसको ब्लास्ट करता है तो ब्राइट मून सोल के ऊपर वाली बॉडी खत्म हो जाती है। और इस फाइट को देखते हुए बाकी सारे लोग बोलते हैं ब्राइट मून सोल हार गई, इसका मतलब ये लड़ाई खत्म हुई। और वही कह रही होती है ये एक 6 स्टार बीस्ट मास्टर के पीक की पावर है, आखिर कोई कितनी पावरफुल बॉडी यूज करते हुए इसको कैसे हरा सकता है। और ये गेम यहीं पे ओवर होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं लीडर के मुंह से खून निकलने लगता है और उनके ऊपर अटैक होता है, जिसको देखते हुए वही बोल रही होती है लीडर आखिर ये कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं लीडर की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और वो कह रही होती है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, आखिर यहाँ पे क्या हुआ। और तभी पीछे स्काई आगे बढ़ते हुए लीडर को हील करने लगती है और फिर वो लीडर के आसपास में एक बेर बना देती है और वहाँ पे जितनी भी ऑडियंस बैठी होती है वो सभी बोल रही होती है भले ये बीस्ट मूनलाइट बीस्ट नहीं है लेकिन फिर भी काफी ज्यादा पावरफुल है, ये इसको हील और डिफेंड दोनों कर सकता है। तभी लीडर बोलते लगता है मुझे अपने फ्लोटिंग वाटर को यूज करना ही होगा और मैं सिर्फ ब्लास्ट को यूज करूंगी जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है। हालांकि ब्लास्ट के बाद मैं उसको यूज नहीं कर पाऊंगी लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मुझे उसको लेना ही होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं ब्राइट मून सोल खुद को हील कर लेती है और ये देखते हुए लीडर बोल रही होती है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और हम देखते हैं ब्राइट मून सोल ने अटैक करते हुए फ्लोटिंग वाटर के अंदर छेद कर दिया होता है। तभी वो लीडर सोच रही होती है ब्राइट मून सोल तो खत्म हो गया था, आखिर ये जिंदा कैसे हो गया, लगता है ये सारी पावर है होली बॉडी की। तभी वो प्रिंसेस बोलती है लगता है सब कुछ स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है और लीडर अब तुम्हारा गेम ओवर हो रहा है। तभी हम देखते हैं फुल मून हो गया होता है और जो ब्राइट मून सोल होता है वो भी इवॉल्व कर गया होता है और जो वही होती है वो बोल रही होती है मून के आते ही बीस्ट की पावर डबल हो गई। सच में मूनलाइट टाइप के बीस्ट को मून के अंडर में काफी सारे फायदे होते हैं। वही जो लीडर होते हैं वो सोच रही होती है मैंने तो ये भी सुना है कि जो होली मून बॉडी वाले लोग होते हैं वो फुल मून नाइट के दिन अपनी पावर को 3 स्टार से बढ़ा सकते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मून किंग को जो कि कह रहे होते हैं इसका जो 4 स्टार रियलम है वो 7 स्टार तक पहुंच चुका है और सच में होली मून बॉडी की जो पावर है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और अगर देखा जाए तो इस लड़की ने अपने सिर्फ 2 ही सुप्रीम बीस्ट को बाहर निकाला है और इस बात का इसको डिसएडवांटेज तो है ही कि अगला 3 बीस्ट को यूज कर रहा है और लगता है इसके पास कोई और बीस्ट है ही नहीं। वही हम देखते हैं व्हाइट मून सोल को जिसने अपने आप को बड़ा कर लिया होता है और उसने पूरे अरीना को तबाह कर दिया होता है। तभी वो लीडर होती है वो सोच रही होती है आखिर ग्राउंड पे क्यों अटैक कर रही है, मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा, आखिर ये करना क्या चाहती है। तभी हम देखते हैं ब्राइट मून सोल आसमान से काफी खतरनाक अटैक करता है लेकिन आसमान के अंदर एक बंदा आ गया होता है और उसने उस अटैक को रोक लिया होता है
और वो कहता है होली मून बॉडी होने की वजह से लगता है तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो गई हो। और हम देखते हैं ये बंदा होता है होली सन ऑफ ब्लैक मून, और वो कहता है लेकिन मैं तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। ये बोलते वो ब्राइट मून सोल पे काफी खतरनाक अटैक करता है। तभी हम देखते हैं ब्राइट मून सोल की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और जाओजी का जो फोन होता है वो डिस्कनेक्ट कर गया होता है और वो कह रही होती है इतने खतरनाक लाइटनिंग अटैक की वजह से मेरा फोन काम नहीं कर रहा और इंटरनेट सेलिब्रिटी बनने का मेरा ड्रीम यहीं पे खत्म होता है। और फिर अपने आसपास देखती है वहाँ पे सभी लोग के इक्विपमेंट काम नहीं कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं अरीना के अंदर मून किंग का रैबिट आ गया होता है और उसके सामने ब्लैक मून सन होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं होली सन ऑफ ब्लैक मून अपने मून लाइट सुप्रीम बीस्ट इंकडाई को समन करता है। तभी इंकडाई बोल रहा होता है मैं भी एक रैबिट हूँ और तुम भी एक रैबिट हो, और क्या तुम भी एक सुप्रीम बीस्ट हो, और क्या तुम एक मेल हो या फीमेल, क्या तुम बात कर सकते हो। लेकिन जो रैबिट होता है वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं सकता। तभी इंकडाई बोलता है कि लगता है तुम मुझसे बात नहीं कर सकते, काफी ज्यादा बोरिंग है, और फिर अपने पेट के अंदर से कुछ वेपन निकालता है। तभी हम देखते हैं रैबिट भी काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी इंकडाई उसके पेट में काफी खतरनाक अटैक करता है जिससे काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं डियर को जो कि मून किंग से बोल रही होती है आखिर तुम क्या करने वाले हो और तुमने रैबिट को क्यों भेजा फाइट करने के लिए। तभी मून किंग बोलते हैं टेंशन मत लो, मैं ये मानता हूँ कि जो मेरा मून लाइट रैबिट है वो एक लो रैंक का रैबिट है, इसी वजह से जो उसकी बॉडी है वो काफी ज्यादा वीक है, लेकिन जो उसकी रिजनरेशन की पावर है वो होली मून बॉडी से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और ये सुन के डियर भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है। तभी सेंसिंग बोलते हैं कोई बहुत ही खतरनाक अटैक करने का सोच रहा है। तभी सीन चेंज होता है हम देखते हैं ब्लैक मून सेट के बीस्ट को जिसका नाम होता है थंडर मून प्रिंसेस, और थंडर मून प्रिंसेस एक अटैक करते हुए अरीना के आसपास की पूरी जगह को तबाह कर देती है। लेकिन क्योंकि अरीना के ऊपर एक बैरियर लगा होता है इसी वजह से अरीना के अंदर के सभी लोग बच जाते हैं। और जो अनाउंसर होती है वो बोल रही होती है तो काफी अच्छी बात है कि जो सुंगई सेक्ट है उसके पास काफी अच्छा बैरियर है और ये बैरियर एम्परर लेवल के बीस्ट के अटैक को भी रोक सकता है। लेकिन जो हमारे मून किंग है वो तो बाहर एक बिल्डिंग पे खड़े थे ना, लेकिन वो देखती है कि उस बिल्डिंग के ऊपर काफी सारी लाइटनिंग होने के बावजूद भी वो बिल्डिंग एकदम सेफ होती है। और जो ब्लैक मून सन होते हैं वो बोल रहे होते हैं आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इतने सारे अटैक के बावजूद भी उस बिल्डिंग को और मून किंग को कुछ हुआ क्यों नहीं, और आखिर मून किंग अपने सुप्रीम बीस्ट को बाहर क्यों नहीं निकाल रहे। वही हम देखते हैं मून किंग को जो कि सोच रहे होते मैं तो काफी ज्यादा डर गया था और पता नहीं बचाई मेरी मून इन द लेक इस अटैक को संभाल ही पाती की नहीं। तभी सेंजिंग आगे बढ़ते हुए बोलती है सू लियांग तुम टेंशन मत लो, मैं इसको संभाल लूंगी। वही जो ब्लैक मून सन होता है वो सेंजिंग को देखते हुए बोल रहा होता है थंडर प्रिंसेस रेडी रहना क्योंकि फाइट करने के लिए तुम्हारा ओपोनेंट आने वाला है। और हम देखते हैं थंडर प्रिंसेस जो वेपन यूज कर रही होती है वो भी एक सुपर लेवल का वेपन टाइप बीस्ट होता है और उसका नाम होता है डार्क मून। और वो कह रहे होते हैं सेंजिंग हम तुम्हारे अपोनेंट है और अब हम तुमसे बेस्ट वेपन होने का टैग छीन लेंगे और तुम्हारा जो एंशिएंट टाइम का घमंड है वो हम तोड़ देंगे। और सच में अगर हम लोग थोड़ा लेट जन्म नहीं लिया होता तो हम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते। ये बोलते वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते, लेकिन तभी उनके तरफ एक सेंसिंग का अटैक आता है और सिर्फ एक अटैक के अंदर ही वो सभी लोग पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। और जो वो उसके लीडर होते हैं वो लोग बोल रहे होते हैं आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, अभी तो फाइट बस शुरू ही हुई थी और पहला सुपर लेवल का बीस्ट मारा गया। तभी हम देखते हैं ब्लैक मून सन को काफी ज्यादा झटका लगा होता है उसके बीस्ट को मरने की वजह से, यहाँ तक कि उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। लेकिन जैसे वो आसमान में देखता है वो थंडर प्रिंसेस को बोलता है रेडी रहना, हमारी तरफ एक और अटैक आ रहा है। तभी हम देखते हैं थंडर प्रिंसेस ने काफी पावरफुल शील्ड बना लिया होता है और हम देखते हैं सेंसिंग के अटैक की वजह से आसमान से अटैकों की बारिश हो रही होती है और जो अरीना के आसपास की जगह होती है वो पूरी तरीके से तबाह हो गई होती है। साथ ही हम देखते हैं सेंसिंग ने अपने पूरी फोर्स को बुला लिया होता है। तभी लुआ किंग सोच रहे होते हैं इसकी जो कॉम्बैट स्किल है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और पता नहीं जब इसका कवर इसके पास आ जाएगा तो ये कितनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। वही जो लीडर होती है वो सोच रही होती है सेंसिंग ने बस एक ही अटैक से ब्लैक मून सन के एक बीस्ट को मार दिया और यहाँ तक कि इसके दूसरे अटैक ने उसके सारे बीस्ट को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया। और सच में एम्परर कैंग्यू ने इसको पाने के लिए ऐसे ही मेहनत नहीं करी थी। तभी सेवंथ प्रिंसेस उसके पास आते हुए बोलती है कि सेंजिंग ने एम्परर कैंग्यू को अपने काबिल नहीं समझा था, इसी वजह से वो उनके हाथ नहीं आई। और सच में हमारे मून किंग सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो मून लाइट टाइप के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट मास्टर है। और ये बात सुन के वही और लीडर काफी ज्यादा चिढ़ गए होते हैं। वही जो सेंजिंग होती है वो बोल रही होती है मैंने जो ये अटैक किया था वो सिर्फ मैं एक ही बार कर सकती हूँ क्योंकि इस अटैक में काफी ज्यादा फोर्स लगता है और ये किसी काम का भी नहीं है। और तभी मून किंग कहते हैं तुमने जो किया वही काफी था और डियर अब तुम्हारी बारी आ चुकी है और हमारे जो दुश्मनों की टीम है उस पर जितना हो सके होल्ड बैक
करना। तभी डियर बोलते जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। तभी मून किंग बोल रहे होते अब टाइम आ चुका है एम्परर के बैटल के लिए प्रिपेयर करने की। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ब्लैक मून सन को, जिसके मुंह से काफी सारा खून निकल रहा होता है और वो कह रहा होता है आज तक किसी ने भी मेरे बीस्ट को इतना बुरी तरीके से घायल नहीं करा था, और एक बैटल के अंदर अपने बैड बीस्ट को मरते हुए देखना ये चीज मैंने काफी दिनों बाद देखी है। ऐसा 3 साल पहले फुल मून नाइट के दिन ही हुआ था। उस दिन मैं इस कमीने के सामने झुका हुआ था और उस टाइम मैं एक कुत्ते की तरह लग रहा था जिसको इसने तबाह करने के बाद में एक बार देखा भी नहीं। लेकिन अभी वाले मून किंग में और पहले वाले मून किंग में कुछ तो अंतर है। उसके अंदर इतना एटीट्यूड था कि उसको किसी से भी फर्क नहीं पड़ता था और पक्का यहाँ पे कुछ तो बदला है। तभी ब्लैक मून सन हंसते हुए बोलते हैं मून किंग तुम भले ही कुछ भी बोलो लेकिन नॉर्दर्न टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव तुम नहीं हो, और तुम्हारा नॉर्दर्न टेरिटरी का रिप्रेजेंटेटिव ना होने का एक ही मतलब बनता है कि तुम बीमार हो, क्योंकि तुम्हारी बेस्ट कंडीशन में होने की वजह से कोई और रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम बीमार भी हो, तुम काफी सारी चीजें भूल भी चुके हो। क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझे 3 साल पहले क्या बोला था, और आखिर तुमने मेरे सेट को खत्म करने के बावजूद मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया था? आखिर उस रात के बाद में क्या हुआ था, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? और आखिर तुम्हारा सबसे ज्यादा पावरफुल पेट बीस्ट गायब कहाँ पे है? क्या तुम्हें गॉड्स ने छोड़ दिया है? और आखिर तुम एक ऑर्डिनरी पेट बीस्ट मास्टर की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या तुम भूल गए कि तुम लूनर किंग हो? और तभी हम देखते हैं मून किंग का सर दुखने लगता है और वो कह रहा होता है पता नहीं क्यों पर इसकी बातों से मुझे कुछ याद आ रहा है और ऐसा लगता है कि वो सब मेरी प्रीवियस लाइफ से जुड़ा हुआ है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरा एनिमी है वो मेरे मुट्ठी के अंदर है और इसे फाइट करना काफी ज्यादा बोरिंग है। चलो जो भी, अभी मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, अभी मुझे फाइट करना चाहिए। फिर हम देखते हैं इंकडाई को जो कि रैबिट से बोल रहा होता है कि तुम ठीक कैसे हो गए, मैंने तुम्हारे ऊपर काफी खतरनाक अटैक किया था, लगता है तुम्हारे पास में सुपर रिजनरेशन पावर है। लेकिन तभी हम देखते हैं रैबिट फिर से आगे बढ़ जाता है अटैक करने के लिए, और जो इंकडाई होता है उसने अपने कान को घुमाते हुए काफी खतरनाक अटैक किया होता है रैबिट के ऊपर। लेकिन रैबिट फिर से रिजनरेट कर जाता है और फिर से इंकडाई रैबिट के ऊपर अटैक करता है और रैबिट का एक कान काट देता है। लेकिन रैबिट फिर से रिजनरेट कर जाता है और इंकडाई बोल रहा होता है मैं काफी ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, तुम्हारी रिजनरेशन की पावर है मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रही है। ऐसे ही एक एक करके इंकडाई उसे बार बार तबाह करता है और वो रैबिट फिर से रिजनरेट कर जाता है। एक बार बहुत ज्यादा परेशान हो गए इंकडाई उसके ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करता है, उसको जमीन में गाड़ देता है और जो लीडर है वो कह रही होती है अटैक तो काफी ज्यादा खतरनाक था। और जो इंकडाई होता है वो बोल रहा होता है मुझे माफ करना, मुझे तुमने ज्यादा परेशान कर दिया था कि मुझे तुम्हें इतनी गंदी मौत देनी पड़ी। वही हम देखते हैं मून किंग को जो कि सोच रहे होते हैं ये रैबिट तो काफी ज्यादा पावरफुल निकला और लगता है मुझे सेंसिंग को यूज करना होगा इस रैबिट से डील करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ की जमीन होती है वो हिलने लगती है और हम देखते हैं जमीन के अंदर से रैबिट बाहर निकलता है और हम देखते हैं रैबिट इंटरमीडिएट लेवल पे इवॉल्व कर गया होता है। और इंकडाई सोच रहा होता है अगर ये इवॉल्व होकर इंटरमीडिएट लेवल पे आया है तो क्या इसका मतलब ये पहले लो लेवल पे था? वही जो मून किंग होते हैं उन्होंने अपनी बुक को बाहर निकाल लिया होता है और वो कह रहे होता है मैं जो रैबिट है वो सच में इंटरमीडिएट लेवल पे आ चुका है। हालांकि अगर देखा जाए तो मेरे रैबिट की सिर्फ एक ही कमजोरी है और वो है उसकी बॉडी, और अगर ऐसा चलता रहा तो मेरा रैबिट इनडिस्ट्रक्टेबल बन जाएगा। तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं इंकडाई को जो कि बोल रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता, आज तक मेरे सामने कोई भी इतनी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया और अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। फिर हम देखते हो फिर से रैबिट के ऊपर अटैक करता है लेकिन तभी रैबिट उसके दोनों कान काट देता है। तभी इंकडाई बोल रहा होता है आखिर ये बंदा क्या चीज है, और हम देखते हैं रैबिट ने काफी खतरनाक अटैक करके इंकडाई को खत्म कर दिया होता है। और जो ब्लैक मून सन होता है वो बोल रहा होता है आखिर ये क्या हो रहा है, एक एक करके मेरे सारे बीस्ट हारे जा रहे हैं। लेकिन तभी उसकी नजर जाती है डियर पर जो कि फाइट करने के लिए आगे बढ़ रही होती है और डियर को देखते हुए ब्लैक मून सन बोल रहा होता है ये डियर तो इंसान में कन्वर्ट हो सकती है, इसका मतलब यही है जिसने रेंट को हराया था और पक्का से इसके पास में एम्परर लेवल का ब्लड लाइन होगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए बिना अपने साथियों के मेरे थंडर प्रिंसेस को नहीं हरा सकती। तभी वो डियर बोलती है फालतू बातें करना बंद करो, मुझे पता है तुम्हारे तीनों बीस्ट इतना पावरफुल नहीं है, तुमने अपनी बॉडी के अंदर जो लास्ट बीस्ट को छुपा के रखा है उसे सामने लाओ। तभी हम देखते हैं ब्लैक मून सन की बॉडी से एक स्क्रॉल बाहर निकलता है और वो कह रहा होता है मेरे पास में है पावर 10 सुप्रीम बीस्ट के कॉम्बैट को चुराने की और अब मैं उन 10 की पावर को यूज करते हुए तुमसे फाइट करने वाला हूँ और तुमको हराने के बाद मैं तुमको भी अपने कलेक्शन में रख लूंगा। तभी डियर बोलते तुम काफी ज्यादा फालतू बातें कर रहे हो, तुमको हराने के लिए लगता है मुझे अपना वेपन बाहर निकालना ही होगा। और चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि आज फुल मून नाइट का दिन है जिससे कम से कम अपनी पूरी पावर का यूज तो कर ही सकती हूँ। तभी हम देखते हैं डियर ने अपने दोनों वेपन को बाहर निकाल लिया होता है और उसको देखते हुए थंडर प्रिंसेस सोच रही होती है ये तो एक एम्परर लेवल का वेपन है और इसका नाम है एलिफेंट यूनजी और कहा जाता है कि इसको ओवरलोड एम्परर लेवल के बीस्टों ने यूज किया है। तभी जो डियर होती है वो टेलीपोर्ट करते हुए थंडर प्रिंसेस के पीछे आती है और सिर्फ एक अटैक का यूज करते हुए ही थंडर प्रिंसेस को पूरी तरीके से काट देती है। तभी जो लीडर होती है वो कह रही होती है सिर्फ एक अटैक के अंदर ही उसने थंडर प्रिंसेस को काट दिया।
लेकिन तभी जो स्क्रोल होता है फिर से थंडर प्रिंसेस को हील कर देता है और फिर वो स्क्रोल डियर पे काफी सारे अटैक करने लगता है और डियर उसके अटैक से बच रही होती है, लेकिन तभी उसके अटैक से डियर का कपड़ा फट जाता है और आसमान में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी जो स्क्रोल होता है उसको लग रहा होता है डियर मर गई, लेकिन तभी डियर उसके पीछे आती है और बोलती है क्या तुम इतना ही कर सकते हो और क्या तुम सिर्फ इसी से मुझे हराने की सोच रहे थे। और फिर हम देखते हैं डियर स्क्रोल को भी काट देती है। तभी जो ब्लैक मून सन होता है वो बोल रहा होता है मेरे सारे बीस्ट मारे गए, अब सिर्फ एक ही बचा है और लगता है अब मैं हार गया। और जो डियर होती है वो बोल रही होती है मैंने पहले ही तुम्हें हार मानने को बोला था, लेकिन तुमने मेरी बात ना मान के एक बहुत ही बुरी हार चुनी। तभी ब्लैक मून सन बोलता है हाँ ये मेरी गलती है कि मैंने सोचा कि मैं मून किंग को हरा सकता हूँ। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मून टेल फॉक्स को जो कि बादलों में बैठी होती है और वो बोल रही होती है तो काफी ज्यादा बोरिंग था। और तभी हुआन क्वान बोलता है कि तुम ये फाइट सीक्रेटली क्यों देख रही हो, और सच में वो जो डियर थी वो काफी ज्यादा पावरफुल थी, मेरे हिसाब से वो अगली आइस क्वीन बनने वाली है। और तभी मून टेल फॉक्स हंसते हुए बोल रही होती है तुम क्या मजाक कर रहे हो, अभी जो आइस क्वीन है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, क्या तुम्हें सच में लगता है ये डियर उस आइस क्वीन को हरा के नई आइस क्वीन बन सकती है। तभी हम देखते हैं उस फील्ड में काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और मून किंग जिस बिल्डिंग पर खड़े होते हैं वो पूरी तरीके से तबाह हो गई होती है, लेकिन मून किंग की तितलियों ने मून किंग को बचा लिया होता है और मून किंग उस डियर से बोल रहे होते हैं क्या एक एम्परर का ऑरा है। तभी वो डियर बोलते हैं नहीं है एम्परर तो नहीं है, लेकिन ये जो भी है ये एम्परर बनने के रास्ते में आगे निकल चुका है और जल्द ही एम्परर बनने वाला है। तभी हम देखते हैं ग्रीन कलर के ऑरा में से एक बीस्ट बाहर निकलती है और उसको देखते हुए मून टेल फॉक्स बोल रही होती है ये तो मून गॉड पैलेस की सुप्रीम लीडर है, आखिर ब्लैक मून सन ने इसको कैसे समन कर लिया। तभी हम देखते हैं मून किंग ने भी अपने बुक ऑफ मून खोल लिया होता है और उनको बताया जाता है कि इस बीस्ट का नाम है सुप्रीम बीस्ट नाइन टेल जैगलिन और इसके अंदर एक एम्परर लेवल का ब्लड दौड़ रहा है और काफी लोग इसको मून गॉड पैलेस का ट्रेजर भी कहते हैं। हालांकि जो सेंट लेवल के लोग हैं वो भी इसे आसानी से कांटेक्ट नहीं बना सकते और इस बीस्ट की जो कॉम्बैट पावर है वो एक एम्परर लेवल के बीस्ट के बराबर है और ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम लेवल की बीस्ट है। वही जो 9 प्रिंसेस होती है वो बोल रही होती है मून गॉड पैलेस वाले काफी ज्यादा कमीने हैं, सुंगई सेट को हराने के लिए उन लोगों ने ब्लैक मून सेट की हेल्प करी है। तभी अनाउंसर बोलती है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, होली सन ने इस बीस्ट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है और इस हिसाब से ये ब्लैक मून सन की बीस्ट हुई तो ये उनके बिहार पे फाइट कर सकती है। और तभी जो जर्लिन होती है उसको कुछ फील होता है, तभी ब्लैक मून सन बोलते हैं क्या हुआ और जर्लिन बोल रही होती है यहाँ पे जो मून लाइट है वो काफी ज्यादा अलग है और मैं यहाँ पे बहुत सारे फ्लैश बटरफ्लाइज को भी फील कर पा रही हूँ और भले यहाँ पे कितनी सारी मून लाइट क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे इतने सारे फ्लैश बटरफ्लाइज का होना काफी ज्यादा अजीब है, यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तभी होली सन बोलते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी जर्लिन बोलते चलो छोड़ो इन बातों को, आखिर मेरा ओपोनेंट कौन है। और तभी वो डियर की तरफ देखते हुए बोल रही होती है लगता है यही मेरा अपोनेंट है और ये बोलते हुए वो फाइट के लिए रेडी हो जाती है। जर्लिन बोलती है यहाँ का जो मून लाइट है वो काफी ज्यादा अलग है, चलो जो भी हो मैं अपनी फाइट स्टार्ट करती हूँ और ये बोलते हुए वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है। वही डियर ने भी अपने स्वॉर्ड्स को बाहर निकाल लिया होता है और उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा पावरफुल फाइट स्टार्ट हो जाती है और उनकी फाइट को देखते हुए वाइस प्रेसिडेंट कैंग्यू बोल रही होती है मैं तो इनको देख ही नहीं पा रही हूँ। तभी लीडर बोल रही होती है कि मून किंग की जो सुप्रीम बीस्ट है वो एम्परर लेवल के बीस्ट के बराबर है। वही जो मून किंग होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि मैं पहली बार डियर की पूरी पावर को देख पा रहा हूँ और सच में ये बहुत ज्यादा पावरफुल बैटल है। और हम देखते हैं 9 जर्लिन से फाइट करने में डियर को भी प्रॉब्लम आ रही होती है। तभी 9 जर्लिन डियर पे काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देती है, लेकिन डियर टेलीपोर्ट होते हुए उस अटैक से बच जाती है और कहती है ये अटैक काफी ज्यादा क्लोज था। और हम देखते हैं वो अटैक मून किंग की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन रैबिट ने मून किंग को बचा लिया होता है। फिर रैबिट भी हील होकर 9 जर्लिन पे अटैक करने के लिए चला जाता है और 9 जर्लिन को पकड़ लेता है। तभी 9 जर्लिन बोलती है तुम मेरे ऊपर स्नीक अटैक क्यों कर रहे हो और रैबिट ने 9 जर्लिन को जमीन में पटक दिया होता है। तभी डियर भी 9 जर्लिन पे काफी खतरनाक अटैक करती है। ये देखते हुए ब्लैक मून सन बोलता है थंडर प्रिंसेस प्लीज हेल्प करो और थंडर प्रिंसेस ने अपने क्लाउड्स को बुला लिया होता है, लेकिन तभी उसके पास में सेंसिंग आ जाती है। वहीं हम देखते हैं 9 जर्लिन को जो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है और कहती है तुम जैसे चींटी हो कि मेरे ऊपर अटैक करने की हिम्मत कैसे हुई। ये बोलते हुए काफी सारे अटैक को डियर की तरफ भेज देती है और डियर टेलीपोर्ट होते हुए रैबिट के पीछे आती है और सोच रही होती है रैबिट भले कितना भी ज्यादा इंजर्ड हो जाए ये अपने आप को हील कर लेगा, इसी वजह से इसके पीछे सुपना सबसे ज्यादा बेस्ट आइडिया है। तभी 9 जर्लिन के सारे अटैक्स को सेंसिंग रोक लेती है और 9 जर्लिन बोलती है कि सेंसिंग यहाँ पे क्या कर रही है। तभी डियर बोलती है लगता है अब टाइम आ चुका है इसको खत्म करने का और हम देखते हैं डियर एक अटैक को प्रिपेयर करने लगती है और उसको देखते हुए मून किंग सोच रहे होते हैं क्या ये पावर रेंजर है,
लेकिन तभी हम देखते हैं डियर ने अपने उस खतरनाक अटैक को प्रिपेयर कर लिया होता है और तभी नाइन जेलिन कह रही होती है आखिर तुम क्या हो। तभी डियर बोलती है मैं एक एम्परर का ब्लड हूँ। तभी नाइन जेलिन बोलती है तब तो तुम्हें हराने में और भी ज्यादा मजा आएगा। ये बोलते हुए अपना अटैक द जायंट विंड को स्टार्ट कर देती है और उसके अटैक को देखते लीडर बोल रही होती है ये नाइन जेलिन की सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक है। तभी डियर भी अपने कॉम्बैट स्किल मिड एलिफेंट को यूज करती है और उसके विंड जेट पे अपने अटैक को मार देती है। वही जो ब्लैक मून सन होता है वो काफी ज्यादा हंस रहा होता है और कह रहा होता है पक्का से इस फाइट को देख के गॉड्स को काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा, लेकिन रियल फाइट तो अब स्टार्ट होने वाली है। और हम देखते जो पूरा मून होता है वो ब्लैक होने लगता है और हुई कहती है आखिर हमें कुछ दिख क्यों नहीं रहा। तभी लीडर बोलते तुम टेंशन मत लो, चांद के कवर होने की वजह से लाइट नहीं आ रही है। वही जो मून किंग होते वो सोच रहे होते इस पूरे फाइट के दौरान मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था, लेकिन अब जब एम्परर से फाइट करने का टाइम आ चुका है तो मेरी पूरी नर्वसनेस चली गई है। तभी डियर बोलती है मून किंग आखिर तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे खड़े हो। तभी मून किंग बोलते हैं अब मुझे पता है हम नहीं हारने वाले। वही मून किंग हमें बता रहे होते कि ब्लैक मून सन की बातों को सुनने के बाद मैं काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था और मेरे दिमाग में पास्ट की कुछ मेमोरीज आ रही थी, जैसे कि मेरी मॉम मुझे खिला रही है और मैं कॉपी के अंदर इंग्लिश में कुछ लिख रहा हूँ, लेकिन अचानक से एक बंदा मेरी जितनी भी मेमोरीज होती है उन सभी को डिलीट कर देता है और मुझे अर्थ पे भेज देता है। वही जो मेरी दूसरी पर्सनैलिटी होती है वो पूरे 3 साल तक मून किंग का काम करती है और 2 महीने पहले मैं वापस बीस्ट वर्ल्ड में आता हूँ। और सच में ब्लैक मून सन बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ के पूरे 3 साल भूल चुका हूँ और इसी वजह से मैं गॉड्स का एक रियल अपोस्टल बन चुका हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक मून लाइट एम्परर लेवल का बीस्ट एंटेलोप आ गया होता है और हम देखते हैं एंटेलोप के सिर्फ आने से ही शील्ड में क्रैक पड़ गया होता है। साथ ही मून किंग सोच रहे होते ये प्रोटेक्टेड शील्ड ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली, बस मैं ये प्रे कर रहा हूँ कि यहाँ पे इनोसेंट लोग ना मारे जाए। तभी वो एंटेलोप बोलता है मुझे पता नहीं ये कौन सा एरा है, लेकिन मैं एक बात बोल सकता हूँ जो ब्लैक मून सेक्ट है वो काफी ज्यादा डिक्लाइन कर चुका है और होली सन आखिर मेरा ओपोनेंट कौन है। तभी होली सन बोलता है लॉर्ड डार्क एंटेलोप मैंने आपको बुलाने के लिए अपनी जिंदगी के 20 साल दिए हैं और मैंने आपको यहाँ पे एक डिवाइन अपोस्टल को हराने के लिए बुलाया है। तभी एंटेलोप बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब गॉड अपोस्टल, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे देखने पे लग रहा है कि जो ब्लैक मून सेक्ट है वो अपने अंत पे आ चुकी है। चलो कोई नहीं, मैं इस सेक्ट का अंत देखूंगा। और हम देखते हैं मून किंग को जो कि कंपटीशन में जीते हुए डिवाइन वाटर को निकालते हैं। तभी डियर बोल रही होती है आखिर तुम क्या कर रहे हो और मून किंग बिना कुछ बोले हुए उस डिवाइन वाटर के एक ड्रॉप को जमीन पे गिरा देते हैं। तभी डियर बोलती है ये एक एम्परर बीस्ट का डिवाइन वाटर है, आखिर तुमने इसको जमीन पे क्यों गिरा दिया। तभी मून किंग बोलते हैं उन लोगों के लिए रास्ता ढूंढने में काफी ज्यादा आसानी होगी। तभी डियर बोलती है आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो और फिर डियर पीछे मुड़ के देखने लगती है और बाकी सभी लोग भी पीछे मुड़ के देखने लगते हैं। तभी हम देखते हैं उन सभी की तरफ एक रोशनी आ रही होती है और लूना किंग बोलते हैं मैं बुक ऑफ मून का ओनर हूँ, साथ ही मैं मून गॉडेस का अपोस्टल हूँ। इसी वजह से मैं नॉर्दर्न इंडिया की जितनी भी फ्लैश बटरफ्लाईज है मैं उन सभी को समन करता हूँ। तुम सभी आके मेरे मेंबर्स बनो और मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। और हम देखते हैं पूरा आसमान फ्लैश बटरफ्लाई से भर गया होता है और मून किंग बोल रहे होते हैं कि मैंने कुछ समय पहले अपने फ्लैश बटरफ्लाई को बोला था कि वो सारे बटरफ्लाईज को बोल दे यहाँ पे आने के लिए, और इसी वजह से जितनी भी फ्लैश बटरफ्लाईज थी उन सभी ने अपने ओनर से कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ के नॉर्दर्न रीजन में आने लगी। हालांकि मुझे पता था कि ये एम्परर से फाइट करने में मेरी मदद करने वाले हैं। और जो 7 प्रिंसेस होती है वो ये सब देख के बोल रही होती है आखिर मून किंग क्या करने वाले हैं। और लीडर भी कह रही होती है देखो मून किंग के जितने भी पैट बीस्ट है वो सभी दूर जा रहे हैं, आखिर मून किंग क्या करने वाले हैं। और लगता है जल्दी ये बैटलफील्ड एम्परर की फील्ड बनने वाली है। और तभी लूना किंग मून की तरफ देखते हुए बोल रहे होते हैं गॉडेस मोरफो ये सब मैं आपको सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा हूँ और मैं होप करता हूँ कि इन सब में आपको काफी ज्यादा मजा आए। वही जो एंटेलोप होता है वो सोच रहा होता है मुझे इनसे कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन मुझे इनको देख के काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है और मैं चाहूँ तो एक बार में इन सबको खत्म कर दूं, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि एक एम्परर होते हुए मुझे एक अटैक का वेट तो करना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं मून किंग ने 1300 करोड़ बटरफ्लाईज के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना लिया होता है और इसी वजह से बुक ऑफ मून के पेजेस अपने आप ही फटाफट पलट रहे होते हैं। और मून किंग सोच रहे होते हैं आज तक कोई भी इतने सारे 20 से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाया होगा और ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे बुक ऑफ मून का एंड देखने को मिले, साथ ही मुझे एम्परर लेवल का रिवॉर्ड मिले। और मुझे भी पता है कि बुक ऑफ मून को गॉड्स ने हमारे लिए भेजा है, तो इसकी पावर सही से यूज करना हमारे ऊपर है। और मुझे तो लगता है कि जो मेरी पावर है वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इतने सारे बीस्ट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बावजूद मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा, क्योंकि नॉर्मली कोई 100 बीस्ट से ज्यादा के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। तभी हम देखते हैं बुक ऑफ मून का एक और पेज पलटता है और वहाँ पे बहुत सारी लाइटनिंग निकलती है। ये देखते हुए मून टेल फॉक्स बोल रही होती है इसका प्रेशर तो इतना ज्यादा है कि इससे एम्परर भी घबरा जाए। इसी वजह से मून किंग ने 3 साल पहले ब्लैक मून सेट को इजीली खत्म कर दिया था
और तभी उसके पीछे से एम्परर कैंग्यू आती है, जिसको देख के वो काफी ज्यादा घबरा गई होती है। और एम्परर कैंग्यू बोलती है, किंग ऑफ मून, भले ही तुम नॉर्दर्न रीजन के रिप्रेजेंटेटिव हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा पोजीशन सबसे ज्यादा ऊपर है। लेकिन अब मेरे पास यहाँ पे कोई भी काम नहीं, इसी वजह से मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये बोलते हुए एम्परर कैंग्यू यहाँ चली जाती है और मूनटेल फॉक्स बोल रही होती है, एम्परर कैंग्यू मेरे पीछे कब आ गई, मैं तो घबरा गई थी। फिर हम देखते हैं आसमान में बहुत ही बड़ी सी बटरफ्लाई बनने लगती है, जिसको देख के होश रोने लगती है और कह रही होती है, मैं मून किंग की मिरेकल को पहली बार देख रही हूँ लाइफ में। तभी ब्लैक मून सन बोलता है, लॉर्ड डार्क एंटेलोप, आखिर आप इसे डील कैसे करेंगे? और हम देखते हैं वो डार्क एंटेलोप रो रहा होता है और कह रहा होता है, तुम चाहते हो कि मैं इससे फाइट करूं? और मैं तुम्हें बता दूं कि ब्लैक मून सेक्ट अब खत्म होने वाला है। ये बोलते हुए वो ब्लैक मून सन को अपने ऊपर से उतार देते हैं और वो कह रहे होते हैं, ये हमारी फाइनल एंडिंग है, इस एरा को ध्यान से देखो और इस पावर लेवल पे हम बिलोंग नहीं करते। तभी डार्क एंटेलोप बोलता है, अपोस्टल ऑफ गॉड, आपके ऐसे बंदे को मैंने आज तक कभी नहीं देखा। और हम देखते हैं मून किंग की आंखों में पूरा चांद बन गया होता है। और हम देखते हैं उनके साथ जो बीस्ट होता है वो होता है 12 पैलेसेस में से एक, सेकंड पैलेस का गार्डियन, 8 विंग मून मोनार्क। वहीं जो ब्लैक मून सन होता है वो बोल रहा होता है, सच में ये बैटल ऑफ एम्परर्स है। तभी जो 8 मून मोनार्क है वो अपना पंख हिलाती है और उसके पंख हिलाने से काफी सारे लोग बेहोश हो गए होते हैं और उसकी एनर्जी को संभाल नहीं पा रहे होते। यहाँ तक जितने भी सुप्रीम बीस्ट होते हैं वो सभी अपने घुटनों पे आ गए होते हैं। मूनटेल फॉक्स और हुआन कॉन बोल रहे होते हैं, आखिर ये कैसी पावर है, सिर्फ अपने विंग को हिला के कॉन्टिनेंट को तबाह करने की पावर रखती है और शायद ऐसी पावर तो किसी के पास नहीं। वही जो एंटेलोप होता है वो बोल रहा होता है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मुझे अपनी लाइफ से कोई रिग्रेट नहीं। और हम देखते हैं छोटे से अटैक की वजह से एंटेलोप की पूरी बॉडी गायब होने लगती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उस अटैक के इम्पैक्ट की वजह से सभी लोग बेहोश हो गए होते हैं और इस पूरी जगह को देखते हुए मून किंग बोल रहे होते हैं, 3 साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन उस वक्त किंग ऑफ मून मुझे लोग बिना मतलब के कहते थे, लेकिन इस बार मेरी मेमोरीज नहीं गई और शायद पहले जिसने ऐसा कुछ किया था वो 8 विंग मून मोनार्क नहीं थे। और तभी उन्हें याद आता है कि यहाँ पे एक प्रोटेक्टेड शील्ड थी जो कि खत्म हो चुकी है और फिर वहाँ पे जाके चेक करते हैं कि वहाँ पे लोग जिंदा भी है कि नहीं, लेकिन जो भी अंदर के लोग होते हैं वो सभी बच गए होते हैं। तभी मून किंग सोच रहे होते हैं, इन लोगों को पक्का से सुंगी सेक्ट के गार्डियंस ने बचाया है, क्योंकि उनको पता चल गया था कि मैं अपनी मेमोरीज भूल चुका हूँ और मैं अपनी पूरी पोटेंशियल पे नहीं हूँ। इसी वजह से मैं एम्प्रेस की वॉर में डरा हुआ भी था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं कम्प्लीटली अपने पुराने वाले फॉर्म में आ जाऊँ। और ये बोलते हुए ब्लैक मून सन के पास जाने लगता है, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। साथ ही वो सोच रहा होता है, इस बंदे ने अपनी लाइफ के 20 साल दे दिए इस बीस्ट को बुलाने के लिए। फिर मून किंग बोल रहे होते हैं, सिर्फ आज के दिन के लिए तुमने अपनी लाइफ को बैट पे लगाया था और मुझे पता है कि तुम नहीं बचने वाले, तो फिर आखिर तुम्हें एक लाइफ और डेथ की बैटल करनी क्यों थी? तभी ब्लैक मून सन बोलता है, मुझे पता चल गया था कि गॉड्स मुझे नहीं दिख रहे। फिर मून किंग बोलता है, तुम्हें क्या लगा तुम्हें मून गॉड से कोई ऐसा रिवॉर्ड मिलेगा जो तुम्हें सेव कर लेगा? तभी ब्लैक मून सन बोलता है, मून किंग के मुंह से ऐसी बचकानी बातें अच्छी नहीं लगती और अगर मैं सही बताऊं तो मैं भी एक मून लाइट टाइप का बीस्ट मास्टर हूँ, लेकिन सेम जनरेशन में होने के बावजूद भी आपका लेवल काफी ज्यादा ऊपर है और इसी वजह से मुझे अपनी जान को देते हुए आपको हराना था, लेकिन हमारे बीच का जो गैप था वो काफी ज्यादा बड़ा था, यहाँ तक कि मैं अपनी जान को देके भी उसको नहीं भर पाया और पक्का से गॉड्स को भी ये फाइट काफी ज्यादा बोरिंग लगी होगी। तभी मून किंग बोल रहे होते हैं, हर बार तुम गॉड्स की बात क्यों कर रहे हो? ये फाइट मुझे तो काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग लगी और मैं इस फाइट से खुश हूँ। तभी ब्लैक मून सन खुश होते हुए बोलता है, क्या आप खुश हो? ये मेरे लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मैं मून किंग को एक हेडेक दे पाया। और तभी मून किंग बोलते हैं, हाँ इस फाइट में मुझे काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। तभी मून किंग सोच रहे होते हैं, अब चीजें खत्म होने वाली है, तो आखिर मैं इसके आखिरी टाइम में भी मैं इसकी इंसल्ट क्यों करूं? तभी ब्लैक मून सन बोलता है, थैंक यू मून किंग, अपनी लाइफ के एंड में आपके मुंह से इतना प्यारा झूठ सुन के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, पर मून किंग मैं जो बोल रहा हूँ उसको याद रखिएगा। हो सकता है ये आपके सब कुछ भूलने का रीजन भी हो। मुझे पता है मैं 8 विंग मोनार्क को दूसरी बार फेस कर रहा हूँ, लेकिन भले ही 8 विंग मोनार्क यहाँ पे दोबारा आया था, लेकिन मुझे उसको देख के इतना ज्यादा डर नहीं लगा जितना कि 3 साल पहले लगा था। आपको पता है 3 साल पहले पूरे नॉर्दर्न टेरिटरी के 1/3 लोग हवा में गायब हो गए थे और उनके बारे में कोई बात नहीं करता कि आखिर वो लोग गए कहाँ। और 3 साल पहले मून किंग क्या हुआ था ये इतना ज्यादा सिंपल नहीं है, बस अपने यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है। ये बोलते हुए ब्लैक मून सन गायब हो जाता है और मून किंग बोल रहे होते हैं, ब्लैक मून सन की डेथ के साथ में ब्लैक मून सेक्ट का आखिरी बंदा भी खत्म होता है और पता नहीं इनको खत्म करने के बावजूद भी मुझे इतना अच्छा फील नहीं हो रहा। और पहले मुझे लग रहा था कि मैं सब कुछ भूलने के पीछे का रीजन ब्लैक मून सेक्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता करना है कि आखिर ऐसी कौन सी पावर थी जिसने कि नॉर्दर्न टेरिटरी को 1/3 खत्म कर दिया और लगता है ये जो पावर है वो मेरे भी रीच के बाहर है। फिर वो अपना सर पकड़ते हुए बोल रहा होता है, मुझे आखिर इतना भारी फील क्यों हो रहा है? कम से कम जो मेरी फिलहाल की पावर थी वो तो खत्म हुई और अब जो भी होगा वो मैं देख लूंगा।
ये बोलते वो वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। फिर हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखा जाता है। हम देखते हैं मून टेल फॉक्स को जो कि उड़ गई होती है और वो बोल रही होती है मुझे काफी ज्यादा हेडेक हो रहा है, और सच में वो जो पावर थी वो काफी ज्यादा खतरनाक थी। और हुआन कुआन बोलता है वो 8th विंग मून लॉर्ड की पावर थी, तो ऐसा तो होना ही था। फिर मून टेल फॉक्स बोल रही होती है यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे थे वो सभी अपने घर चले गए होंगे। तभी उसकी नजर एक व्हाइट डियर पे जाती है और हम देखते हैं उस व्हाइट डियर के पास में एक रैबिट आता है और वो कहता है ग्रेट डियर, आखिर आपको इस मून गॉड फेस्टिवल की ओपनिंग कैसी लगी? मैंने अपनी तरफ से इसको बहुत एक्साइटिंग बनाया है और आपको पता है पहले की जितनी भी चीजें थी वो सभी सामने आ रही है और पता नहीं अब ये लोग क्या करेंगे। तभी डियर बोलती है मून गॉड आप ऐसा मत करिए, आखिर आप इस फेस्टिवल में इतना ज्यादा इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं, और अगर आपने अगली बार ऐसा किया और आप नॉर्दर्न टेरिटरी में आए तो मैं आपको अलाउ नहीं करूंगी। तभी मून गॉड बोलता है मैं तो डर गया। फिर वो बोलता है आप मुझे गलत समझ रही है, मैं मून गॉड फेस्टिवल में ऐसे इंटरफेयर नहीं कर रहा। यहाँ वो बंदा जो कि गॉड के पावर से इंटरफेयर कर रहा है वो है जिसके पास में बुक ऑफ मून है, और चलो कोई बात नहीं, मुझे इनमें से ऐसा कोई भी नहीं लग रहा जिससे मुझे खतरा होगा। ये बोलते वो वहाँ चला जाता है। वहीं वो डियर मून किंग को और व्हाइट स्पॉटेड डियर को देख रही होती है और फिर वो भी वहाँ से मुस्कुरा कर चली जाती है। फिर हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं मून टेल फॉक्स को जो कि अभी तक घबराई होती है और वो बोल रही होती है हम अभी भी जिंदा है, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा था। वो जो डियर हमारे सामने खड़ी थी वो व्हाइट डियर क्लैन की गॉडेस है और उनको लॉर्ड ऑफ सी ऑफ क्लाउड भी कहा जाता है। वहीं जो रैबिट था वो था मून गॉड का मैसेंजर, वो वही करता है जो उसको मून गॉड करने को बोलते हैं। और ये जो व्हाइट डियर है वो लास्ट 20,000 सालों से मून गॉड फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं किया। अभी हम जिनकी बातें सुन रहे थे वो दोनों ही गॉड्स थे और सुन के लग नहीं रहा था कि इनका रिलेशनशिप कुछ ज्यादा अच्छा है। और हुआन कुआन बोल रहा है जो गॉड्स होते हैं उनको हम जैसे नॉर्मल लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और हाँ तुम ऐसा प्रिटेंड करो कि हमने कुछ भी नहीं सुना और हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है, और ये बात किसी को भूल के भी मत कहना। तभी हम देखते हैं उनके पीछे एक लाइट चमकती है और वो लोग बोल रहे होते अब कौन आ गया, और हम देखते हैं वहाँ पे होस्ट आई होती है और वो बोल रही होती है क्या सच में यहाँ पे गॉड आए थे। ये सुन के मून टेल फॉक्स सोच रही होती है क्या जो ह्यूमंस है वो गॉड्स की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं, और आगे यहाँ पे कब आई हमने इसको नोटिस नहीं किया। तभी जो होस्ट के हाथ में चिड़िया होती है वो बोल रही होती है लगता है गॉड जा चुके हैं। तभी मून टेल फॉक्स बोलती है एक्टिंग करना बंद करो और सच में बताओ तुम कौन हो। तभी वो होस्ट बोलती है मैं सुंगे सेट की नॉर्मल सी एक मेंबर हूँ जिसके बारे में जानने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, और आप दोनों ग्रेट एम्परर्स हमारे टेरिटरी में आए और हम आपको अटेंड नहीं कर पाए, इसके लिए हमें माफ कर दीजिएगा। तभी वो होस्ट बोलती है मेरे हाथ में छोटे से जेंटलमैन है जो कि आपसे बात करेंगे। तभी हम देखते वो छोटी सी बर्ड काफी ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन उस बर्ड को देख के हुआन कुआन और मून टेल फॉक्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और अपने घुटनों पे आ जाते हैं। और मून टेल फॉक्स सोच रही होती इस छोटी सी चिड़िया का हमारी तरफ से एक बार देखना ही हमारे अंदर की पूरी एनर्जी को सोख गया। तभी वो चिड़िया अपने रियल फॉर्म में आ जाती है और कहती है मैंने तो अभी हेलो भी नहीं बोला और तुम लोग अपने घुटनों पे आ गए। और हम देखते हैं ये होती है सुंगे साइड की गार्डियन डिवाइन सी बैंड द मून एंड द बो। तभी डिवाइन सी बोलते तुम मेरे बिना परमिशन के मेरे टेरिटरी में आके रूल्स को ब्रेक किया है और अब तुम लोग अगले 1 साल तक मेरे टेरिटरी को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते और तुम ये इन्फॉर्मेशन किसी को पास नहीं कर सकते। और मून टेल फॉक्स और हुआन कुआन तुम याद रखना अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हें बहुत बड़े डिजास्टर को फेस करना होगा। हालांकि जो मून गॉड फेस्टिवल है अभी उसकी स्टार्टिंग है, इसी वजह से मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी तुम लोग मून पैलेस से हो जिसने पहला रूल तोड़ा है तो तुम्हें छोटी सी पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए। ये बोलते हुए वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक प्रिपेयर करती है और सुंगे साइड के हाईटेक वेपन को यूज करते हुए काफी खतरनाक अटैक कर भी देती है जिससे वो एक बार में मून गॉड पैलेस को तबाह कर देती है। और वहाँ पे जितनी भी हेड होती है वो बोल रही होती है आखिर यहाँ पे क्या हुआ। और जो मून गॉड पैलेस की गार्डन होती है वो अपने घुटनों पे आके माफी मांगती है और कह रही होती है हमें माफ करेगा, हमें आपको प्रोवोक करने का कोई भी इरादा नहीं था, प्लीज शांत हो जाइए। फिर वो अपने लोगों पे चलाते हुए बोलती है आखिर कौन था जिसने मून टेल फॉक्स को वहाँ पे भेजा। तभी हम देखते हैं 4th कंकूबाइन बाहर निकलती है और गार्डियन बोलते हैं 4th कंकूबाइन मैं आपसे तुम्हें 10 प्लेयर कंकूबाइन से बाहर निकालती हूँ और 4th कंकूबाइन आप 3 दिन के अंदर से मून गॉड पैलेस से निकल जाओ। फिर हम देखते हैं 4th कंकूबाइन को जो कि अकेले खड़ी होती है और एक फोटो देख रही होती है और बोलती है कि लोग बोलते हैं कि नॉर्दर्न टेरिटरी के अंदर कोई मून गॉड पैलेस एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन जो मेरी सिस्टर थी वो नॉर्दर्न टेरिटरी की ब्रांच मास्टर थी। और आखिर 3 साल पहले क्या हुआ, और तुम्हें मेरे क्वेश्चन का आंसर देना ही पड़ेगा मून किंग सूलियांग, क्योंकि तुम मेरे नेफ्यू हो। तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मून किंग को जो अपनी आंखें खोलते हैं और वो देखते हैं वो बादलों पे होते हैं और तभी उनके पास में वो रैबिट आता है। तभी मून किंग बोलते हैं तुम तो मूनलाइट रैबिट हो और आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये बोलते वो रैबिट के सर पे हाथ रखने लगते हैं। तभी रैबिट बोलता है तुम्हें मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई ठरकी। तभी मून किंग बोलते हैं क्या ये बोल सकता है, बोलने की पावर तो हाई लेवल के बीस्ट के पास भी नहीं होती और लो लेवल के बीस्ट के लिए ये तो इम्पॉसिबल है। फिर मून किंग बोलते हैं एक्टिंग करना बंद करो, आखिर तुम कौन हो।
तभी वो रैबिट बोलता है तुमने मुझे गलत समझ लिया, मैं तो यहाँ पे तुम्हें गिफ्ट देने के लिए आया था। तभी मून किंग बोलते हैं कैसा गिफ्ट? तभी वो रैबिट बोलता है ये है मून गॉड फेस्टिवल का गिफ्ट और ये है बुक ऑफ मून के बचे हुए पेजेस और तुम्हें इनमें से चुनना है। पहला है सुप्रीम पेट बीस्ट, दूसरा है बुक ऑफ मून के बचे हुए पेजेस और तीसरा है इमोर्टलिटी। तो सू लियांग आखिर तुम क्या चुनोगे? लेकिन हाँ 1 मिनट रुकना, मैं भूल गया था जो मेरा बुक ऑफ मून है उसको किसने चुरा लिया था। तभी मून किंग बोलते क्या तुम्हारी बुक ऑफ मून? तुम्हारे कहने का मतलब तुम मून गॉड हो और तुम हो द टीयरफुल मून टाइयान कंकूबाइन, लास्ट मून गॉड फेस्टिवल के विनर। तभी मून किंग सोच रहे होते हैं लगता है कोई गाइड है जो कि मुझे ड्रीम में सब कुछ बता रहा है। मुझे लगा था कि मैं मून गॉड का रिप्रेजेंटेटिव हूँ लेकिन मैं वो नहीं हूँ। तभी वो रैबिट बोलता है अब मैं मजाक नहीं करूंगा, सच में सेकंड पैलेस के गार्डियन को बुलाना काफी ज्यादा मुश्किल बात है और तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर लो और मेरे लिए मून गॉड फेस्टिवल को जीतो। फिर मून गॉड बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं मून गॉडेस मोर्फो का एंजल हूँ और वहीं तुम हो सन कंकूबाइन और आखिर मैं तुम्हारे क्लैन को कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ? हम तो दुश्मन है ना। तभी रैबिट बोलता है मुझे गलत मत समझना पर मुझे 8 विंग मून मोनार्क की पावर चाहिए और क्या तुम्हें भी एम्परर कैंग्यू को नहीं हराना है? अगर तुम मुझे 8 विंग मून मोनार्क की पावर देते हो और मेरी टीम को ज्वाइन करते हो तो चाहे वो एम्परर कैंग्यू ही हो या उससे ज्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस, मैं तुम्हें उसे हराने में मदद करूंगा और ये काम जो तुम्हारे कमजोर दोस्त है वो नहीं कर सकते। और यहाँ तक कि जो तुम्हारा मूनलाइट रैबिट है वो एक डिफेक्टेड पीस है और उसके अंदर थोड़ा बहुत मेरा ब्लड है जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत ही पावरफुल है और उन सभी को छोड़ दो और मेरे साथ में आ जाओ। मैं तुम्हें ऐसी पावर दूंगा जो कि सब कुछ तबाह करने की पावर रखती हो और मैं तुम्हें एक परफेक्ट ब्लड लाइन वाला बीस्ट दूंगा। तभी मून किंग को बाकी सारे बीस्ट याद आते हैं और वो ताइयान कंकूबाइन को झटक देता है और कहता है मैं तुम्हारे ऑफर को रिजेक्ट करता हूँ। तभी ताइयान कंकूबाइन बोलती है मैं तुम्हारे हर एक डिजायर को सेटिस्फाई कर सकती हूँ और तुमसे पहले वाला जो अपोस्टल था वो भी बिल्कुल ऐसा ही था लेकिन आखिर में उसने मुझे फॉलो किया और मेरी टीम को ज्वाइन किया और अगर सच बताओ तुम्हारी जो एग्जिस्टेंस है वो मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इसी वजह तुम चाहे मेरे साथ कैसे भी बिहेव करो लेकिन मैं तुम्हें मार तो नहीं सकती। चलो ठीक है मैं तुम्हें अभी भी एक मौका देती हूँ। तभी मून किंग बोलता है नहीं मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा और मुझे पता है कि तुम मुझे यहाँ पे ऑफर देने के लिए क्यों आई हो। जो मून गॉड है वो किसी के विशेष को पूरा कर सकते हैं अगर तुम मून गॉड फेस्टिवल को जीतो। इसी वजह से तुम मुझे यहाँ पे अपनी टीम में ज्वाइन कराने के लिए आई हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि इस बार फाइनल थ्रोन पे मैं बैठूंगा और तुम्हारे पास कोई भी हक नहीं कि तुम्हें साथी को कमजोर बोलो। एक दिन मैं उन्हीं कमजोर लोगों को ला के तुम्हारी जगह पे तुम्हें हराऊंगा और तुम्हारे से डीमन के अपोस्टल को हरा के अपने थ्रोन को वापस लूंगा और जब तक मैं मून गॉडेस मोर्फो का अपोस्टल जीत नहीं जाता हूँ तब तक तुम घबराओ और डर में जियो कि मैं कब तुम्हारे पास में आऊंगा। और ये बात सुनकर ताइयान कंकूबाइन हंसने लगती है और वो अपना रैबिट का फॉर्म लेते हुए बोलती है मून गॉडेस मोर्फो का अपोस्टल तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, मैं तुम्हारा काफी बेसब्री से वेट करूंगी लेकिन एक बात याद रखना जो मेरे डिसेंडेंट है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो एक परफेक्ट फॉर्म लेके इस वर्ल्ड में फिर से रीअपियर हो रहे हैं और शायद तुम उनसे आगे ना निकल पाओ तो तुम मेरे तक क्या पहुंच पाओगे। याद रखना एक बहुत बड़ा डिजास्टर तुम लोगों की तरफ बढ़ रहा है और अभी ये फाइट नॉर्मल सेक्स के बीच में नहीं रही और अभी ये फाइट है मून किंग सू लियांग वर्सेस मून गॉडेस ताइयान कंकूबाइन। और हम देखते हैं वहाँ पे सब कुछ अंधेरा हो जाता है और मून किंग बेहोश हो जाते हैं। फिर हमें उस बैटल के 10 दिन बाद का सीन दिखा जाता है। सुंगुई सेट फिर से रिबिल्ड कर रहा होता है। वही हम देखते हैं बाहर से 2 बंदे जो कि सुंगुई सेट को देख रहे होते हैं और उनमें से एक लड़की बोलती है सच में मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। 2 एम्प्रेस की फाइट का जो ओरल था वो अभी तक यहाँ पे खत्म नहीं हुआ और सच में मून गॉड फेस्टिवल खत्म होने से पहले हमें अपना काम करना ही होगा। क्या तुम्हें पता है जो मून गॉडेस ताइयान कंकूबाइन है उनका जो रैबिट पैलेस है वो सामने आने वाला है। इसी वजह से जो मून गॉड पैलेस है उनके सारे गार्डियंस गिर रहे हैं और अगर मून गॉडेस ताइयान कंकूबाइन का रैबिट पैलेस सामने आ गया तो उसे मॉन्स्टर्स का एरा आएगा। और तुम्हें क्या लगता है जो मून किंग है वो इस कैलेमिटी को रोक पाएंगे? तभी वो लड़की बोलती है 0.8% इसके चांसेस है। ये सुन के वो बंदा शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है इतने हाई चांसेस और वो बाकी चारों रीजन के रिप्रेजेंटेटिव का ओरा देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा कम होता है और बोलते है कि सच में मून किंग सू लियांग इस कैलेमिटी को रोक पाएंगे। और अगर देखा जाए तो 3 साल पहले फुल मून पूरे 30 दिन तक आसमान में रहा था और उस टाइम मून किंग ने अपनी पावर से गॉड्स को भी सुला दिया था और वैसे हमको पता नहीं चला कि आखिर ये काम 5 रिप्रेजेंटेटिव में से किसने किया था, लेकिन सबको पता है कि ये काम मून किंग ने किया था जिसने अपनी पावर से गॉड्स को भी डरा दिया था। लेकिन जो भी हो अगर कोई भी ताइयान कंकूबाइन रैबिट मून पैलेस की हेल्प कर रहा है फ्री होने में हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मून किंग को जो कि अपने कैंप में होते हैं और जब वो अपनी आँख खोलते हैं तो वो व्हाइट स्पॉटेड डियर के गोद में होते हैं और वो डियर बोलते हैं जल्दी जल्दी उठो, आखिर तुम कब तक बेड पे रहोगे, तुम्हें सोते हुए कुछ दिन हो चुके हैं। तभी मून किंग फिर सो जाते हैं और तभी हम देखते हैं बुक ऑफ मून खुलती है और उसके अंदर मून किंग के बीस्ट के बारे में बताया जाता है जिसमें पहला होता है एम्परर लेवल 8 विंग मून मोनार्क जो कि
फिलहाल एक सील्ड स्टेट में है और ऐसा इसी वजह से जो इनका होस्ट है वो काफी ज्यादा लो लेवल पे है और कम से कम होस्ट को 7 स्टार लेवल पे आना पड़ेगा इसको अनलॉक करने के लिए, या फिर होस्ट को 100 बिलियन फ्लैश बटरफ्लाइज चाहिए इसको अनलॉक करने के लिए। और फिलहाल मून किंग के पास में 1300 करोड़ फ्लैश बटरफ्लाइज है, लेकिन वो सभी अभी सील्ड स्टेट में है क्योंकि जो मून किंग का लेवल है वो बहुत ज्यादा कम है। वो उन सबको एक बार में समन नहीं कर सकते। जब फुल मून नाइट का दिन आएगा तो वो 1 लाख फ्लैश बटरफ्लाइज को एक साथ समन कर सकते हैं। और तीसरा उनके पास में इंटरमीडिएट लेवल का जेड टेल रैबिट और उसके पास में मून बॉडी नहीं है। और चौथा है हाई लेवल का मून इन द लेक। तभी मून किंग सोच रहे होते हैं इसके अंदर डियर का और सेंसिंग का नाम इसी वजह से नहीं क्योंकि मैंने उनके साथ में कांटेक्ट नहीं किया है, वो लोग ऐसे ही मेरी हेल्प करते हैं। तभी डियर मून किंग को हिट करते हुए बोलती है क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो, लेकिन तभी मून किंग पलट के सो जाते हैं। तभी साइड में सेंसिंग बोलती है 10 दिन हो चुके हैं, आखिर आप कब तक सोने वाले हैं। और ये सुन के मून किंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो उठ जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं मैं तो भूल ही गया था कि यहाँ पे सेंसिंग भी है। तभी मून किंग पूछते हैं आखिर सिचुएशन कैसी है और डियर बताती है जो स्कूल है वो फिर से बन रहा है और नॉर्दर्न टेरिटरी फिर से अपने पीस को वापस गेन कर रही है, लेकिन सेंट्रल टेरिटरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो तायान कंकूबाइन रैबिट मून पैलेस है वो अवकन होने वाला है और इसी वजह से मून गॉड पैलेस पे लगातार अटैक हो रहा है और पिछले आधे महीने से उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि अगर एक बार सारे पिलर्स टूट गए तो रैबिट पैलेस की लेजेंडरी गार्डियन सामने आ जाएगी और सच में वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी मून किंग बोलता है क्या तुम रैबिट पैलेस की गार्डियन को जानती हो। तभी सेंसिंग बोलती है वो डिमोनिक 7 स्टार पे है और यहाँ तक कि उसने लास्ट एरा के मून गॉड फेस्टिवल के विनर को भी चैलेंज किया था और वो उसको भी हराने वाली थी और उसका नाम है व्हाइट जेड फीट और रैबिट पैलेस की फॉर्मर मास्टर और उसको लास्ट एरा का मून किंग भी कहा जाता था। तभी मून किंग सोच रहे होते हैं लास्ट एरा के मून गॉड फेस्टिवल का जो विनर था वो मूनलाइट बीस्ट मास्टर था ही नहीं, वो तायान कंकूबाइन थी जो कि मूनलाइट सिस्टम से बिलोंग ही नहीं करती। और सच में यहाँ पे क्या हो रहा है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। तभी मून किंग बोलते हैं आखिर व्हाइट जेड फीट को सील क्यों किया गया। तभी सेंसिंग बोलती है इस बारे में मुझे भी नहीं पता क्योंकि कुछ हज़ार सालों तक मैं सोती रही थी। फिर हम देखते हैं सेंसिंग और डियर चुप हो जाती है। तभी मून किंग सोच रहे होते हैं कि चुप क्यों हो गए, मुझे घूर क्यों रहे हैं, क्या मैंने सोते हुए इन लोग के साथ कुछ किया था क्या। और तभी हम देखते हैं मून के अपने कैंप से बाहर रखे होते हैं और उनको एक लात पड़ी होती है। तभी वो सोच रहे होते हैं कि मैंने ऐसा किया क्या है जिसकी वजह से मुझे मार पड़ी और सच में इसने मुझे बहुत जोर से मारा है, मैं बाद में इसको लेसन सिखाऊंगा। तभी हम देखते हैं 9 टेल जेडलिन को जिसको सुंगे सेट के लोग बंदी बना के लेके जा रहे होते हैं और मून किंग सोच रहे होते हैं क्योंकि इसने टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बनाया था ब्लैक मून सन के साथ में, इसी वजह से उस बैटल में ये नहीं मरी। तभी मून किंग के पास में होस्ट आती है और वो बोलती है हम ब्लू मून एम्पायर चल रहे हैं क्योंकि अगली फाइट वहीं पे होने वाली है और लीडर आखिर आपके प्लान्स क्या है। और ये सारी बातें सुनकर मून किंग सोच रहे होते हैं मैंने पहले सिर्फ एम्परर के बैटल में सर्वाइव करने का सोचा था और मेरे पास में कोई भी फ्यूचर प्लान नहीं थे, लेकिन अब मैंने मून गॉड के खिलाफ एक वॉर डिक्लेयर कर दी है तो मेरा जो गोल है वो क्लियर हो चुका है और मुझे एक एक करके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है और जितने भी लोग इस फेस्टिवल के अंदर है उन सभी को हराते हुए आगे बढ़ना है जिससे कि मैं उस एरोगेंट गॉड को उसके थ्रोन से उतार सकूं। तभी वो होस्ट बोलते लीडर आप क्या सोच रहे हैं। तभी मून किंग बोलता है नहीं मैं कुछ नहीं सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था कि मैं कभी भी ब्लू मून एम्पायर में विजिट नहीं किया है तो क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकती हो। और ये बात सुनकर वो होस्ट काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है और सोच रही होती है मून किंग ने मुझसे हेल्प मांगी। फिर मून किंग वहाँ जाने लगते हैं और सोच रहे होते हैं 3 साल पहले मैंने जहाँ पे फाइट करी थी वो जगह ब्लू मून पैलेस के काफी ज्यादा पास में है और क्या पता मुझे वहाँ जाके कुछ पता चल जाए। वही जो होस्ट होती है वो सोच रही होती है लीडर पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हैं, पहले काफी ज्यादा कोल्ड और टेरिफाइंग इंसान थे जो कि सिर्फ गॉड्स के फुट स्टेप को फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब ये काफी ज्यादा प्यारे हो गए हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मून किंग को जो कि एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं और वहाँ पे हॉट स्प्रिंग देखो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और उस हॉट स्प्रिंग के अंदर डियर मून इन लेक और वो रैबिट खेल रहे होते हैं। तभी डियर बोलती है मून किंग तुम आ गए और वहाँ पे खड़े होकर मून किंग सोच रहे होते हैं क्या फ्यूचर में मेरी डियर मेरे और भी काम आ सकती है और क्या ये एम्परर लेवल पे इवॉल्व करेगी। तभी वो डियर बोलते तुम वहाँ पे खड़े होकर क्या सोच रहे हो, जल्दी अपने कपड़े उतारो और इस पूल में आओ। और मून किंग सोच रहे होते हैं यहाँ पे ये लोग लड़कियां हैं और मैं लड़का तो क्या इनके साथ में नहाना ठीक रहेगा। चलो कोई बात नहीं, अभी ये सब लोग अपने बीस्ट फॉर्म में है तो इनके साथ में नहाना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये बोलते हुए वो अपने कपड़े खोल के पूल में आ जाते हैं और कह रहे होते ये तो काफी ज्यादा आरामदायक है। तभी
उनके पास में डियर आती है और कहती है तुम्हारा हमारे साथ में नहाना, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मैंने नोवेल में पढ़ा है कि जो हीरो होते हैं उनके मुंह लाल हो जाते हैं, पर तुम्हारा मुंह तो एकदम ठीक लग रहा है। तभी मून किंग सोच रहे होते ये तो एकदम पागल है, ये भी अपने बीस्ट फॉर्म में है। तभी मून किंग बोलते तुम रोज रात को मेरे पास ही तो सोती हो, तो आखिर ग्राउंड पे और वाटर में क्या फर्क पड़ जाएगा कि मेरा मुंह लाल हो जाएगा। फिर वो डियर मून किंग को चेक करने लगती है और सोच रही होती है सच में काफी ज्यादा अजीब इंसान है। तभी वो डियर अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और उस डियर को देख के मून किंग का फेस लाल हो गया होता है और वो सोच रहे होते हैं आखिर ह्यूमन कैसे बन गई, अभी तो फुल मून के आने में काफी सारा टाइम बाकी है। तभी हम देखते हैं डियर को जो कि कह रही होती है मैं तो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गई। तभी वो देखती है कि मून किंग ने शर्माना स्टार्ट कर दिया होता है। तभी वो बोलती है अब तुम्हें क्या हुआ? ये तो वही है जो कि मैंने नॉवेल्स के अंदर देखा है और लगता है जो लेजेंडरी मून किंग है वो भी नॉर्मल ह्यूमंस की तरह ही है। तभी मून किंग बोलते है भले ही मैं लेजेंडरी मून किंग हूँ लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, हूँ तो मैं भी एक इंसान ही ना। तभी वो डियर बोलते तुम अभी भी काफी ज्यादा हार्ड रिएक्ट कर रहे हो, तुम्हें ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें यहाँ पे और थोड़ा शर्माना चाहिए। लेकिन तभी मून किंग उसको धक्का दे देते हैं और फिर वो डियर को गले लगाते हुए बोलते हैं मुझे ज्यादा परेशान मत करो। और तभी डियर लोरेन किंग के गले पे काट लेती है जिसे मून किंग काफी ज्यादा जोर से चिल्लाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो पानी से बाहर आ गए होते हैं और वो सेंसिंग से कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ, मेरे गले पे मॉस्किटो ने काट लिया। तभी मून किंग सोच रहे होते हैं मुझे डियर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, तभी मैं उसको सबक सिखा पाऊंगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ 1 स्टार रैंक पे हूँ, अगर मैं उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ तो उसकी कुछ लिमिट हो जाएगी। और सच में उसने आज तो हद ही पार कर दी थी। फिर सीन चेंज होता है, ब्लू मून एम्पायर का सीन दिखा जाता है और ब्लू मून एम्पायर को देख के मून किंग बोल रहे होते हैं सच में ये जगह काफी ज्यादा प्रोस्परस है। और मून किंग को देख के सभी लोग बोल रहे होते हैं आखिर मून किंग ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। तभी जो होस्ट होती है वो बोलती है जो ब्लू मून एम्पायर है वो कुछ दिनों के अंदर इतना प्रोस्परस हुआ है और ये किया है लॉर्ड सागिटेरियस ने। और लॉर्ड सागिटेरियस ने ये बात भी बोली थी कि 10,000 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो आज की टेक्नोलॉजी से भी काफी ज्यादा एडवांस थी, लेकिन 2 ओवरलॉर्ड टाइप के बीच के फाइट ने पूरे वर्ल्ड को तबाह कर दिया और जो टेक्नोलॉजी थी वो हजारों साल पीछे चली गई। तभी मून किंग बोलते अच्छा ऐसा भी कुछ हुआ था। तभी वो होस्ट बताती है उस फाइट के अंदर बिलियंस ऑफ लोग मारे गए थे और उन दोनों ओवरलॉर्ड्स को ये सब करने की वजह से उनको पनिशमेंट मिली थी। तभी वो सेंसिंग होती है, वो सोच रही होती है इस बेवकूफ को तो ये भी नहीं पता कि आखिर वो दोनों ओवरलॉर्ड्स कौन थे और ये मुझे बोल रहा है कि ये मेरा कवर मुझे वापस दिलाएगा। और जो आइस क्वीन थी उसने स्मॉल वर्ल्ड फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं किया और ऐसा इसी वजह से क्योंकि वो रैबिट पैलेस को नहीं हरा पाई थी और अभी उसके मन के अंदर 10,000 साल पहले का गुस्सा भरा हुआ है जिसका बदला लेना उसको बाकी है। और पता नहीं सू लियांग का इसमें क्या होगा, बस जिंदा रह जाए, मारा ना जाए। फिर मून किंग सभी लोगों को बोलते हैं जाके सभी लोग अपने अपने लिए शॉपिंग करो और फिर अपने डियर पे बैठ के वहाँ से एक झटके में गायब हो जाते हैं। और रैबिट कहती है मून किंग गायब हो गए और क्या तुम लोगों को याद है मून किंग का ओरिजिनल अपीयरेंस? तभी होस्ट और दूसरी लड़की बोलती है आखिर हम उसको कैसे भूल सकते हैं। तभी रैबिट बोलते सच में मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मून किंग अपने बीस्ट का यूज कर रहे हैं ट्रेवल करने के लिए। तभी दूसरी लड़की बोलती है हाँ मुझे भी बताया गया था कि मून किंग के पास में बेसिक इमोशंस नहीं है। तभी वो होस्ट बोलती है चुप हो जाओ, आखिर तुम लोग मून किंग के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? क्या तुम लोगों को याद नहीं है हमने मून किंग के मिरेकल्स को अपने आंखों से देखा है। तभी सीन चेंज होता है, हमें नॉर्दर्न टेरिटरी के तियानयुआन रीजन का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं वो जगह पूरी तरीके से तबाह हो रखी होती है। फिर मून किंग सुंगी सेट के 2 गार्ड्स को बाहर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं मैं अंदर जा रहा हूँ, किसी को भी अंदर मत आने देना। वही जो चौकी वाले 2 लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं आखिर मून किंग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और पहले तो हमें लगा था कि यहाँ पे प्रिंसेस यून आएंगी, लेकिन यहाँ पे मून किंग सबसे पहले आए हैं और सच में मुझे यहाँ पे बहुत सारे गॉड्स का ऑरा फील हुआ था। तभी वो दूसरा बंदा बोलता है मैं अंदर जा रहा हूँ ताकि मैं देख सकूँ आखिर अंदर क्या चल रहा है और अगर मैं अंदर मार जाता हूँ तो ये बात समझ लेना कि जो मून किंग है वही रियल गॉड है और वही सभी लोगों की हेल्प करने वाले हैं कैलेमिटी से बचने के लिए। और हाँ जो हमारी फोर्सेस है उनको भी बोल देना मून किंग की हेल्प करने के लिए। फिर हम देखते हैं मून किंग उस तियानयुआन के अंदर आ गए होते हैं और कह रहे होते हैं पता नहीं क्यों पूरा दिन अभी बाकी है और मुझे घबराहट हो रही है कि यहाँ पे कुछ न